समझ गए? फिर वहां से ओमेगा निकलेगा और 2 पाई/ओमेगा करेंगे तो टाइम पीरियड निकल जाएगा। ठीक है, बढ़िया। चलो, तो खैर इसमें तो खाली वही बस पूछा था, तो ठीक, आगे बढ़ जाते हैं। फील्ड एंड डाइपोल। 1 मिनट भाई, क्वेश्चन नंबर 13 भी तो बढ़िया था। नहीं नहीं, बेकार। नेक्स्ट वाला स्टेप अप प्रैक्टिस 2, पेज नंबर 24। ठीक है, पेज नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 1 to 8। कोई दिक्कत है क्या? लग तो नहीं रहा इसमें कुछ है क्या? क्वेश्चन नंबर 1 to 8 जो नहीं बना रहेगा उसको मार्क करके रख देना पेंसिल से। अच्छा, एक बात और, जो बन जाएगा क्वेश्चन उसके बाद बन गया तो उसका आंसर आ गया तो उसको बुक में कभी टिक मत करना उसके ऑप्शंस में। जैसे ABCD 4 ऑप्शन है, तुम्हारा C आ गया तो C को बुक में टिक कर दिए, वैसे मत करना, वो बुक खराब हो जाता है फिर, क्योंकि उसमें दिखेगा ना नेक्स्ट टाइम कभी रिवाइज करोगे तो। पेंसिल से भी नहीं टिक करना है, बुक में ऑप्शंस में टिक नहीं करना है, जो क्वेश्चन नहीं बनेगा बस उसमें मार्क करना है। ठीक है ना? बुक से फिर अपन वापस नहीं पढ़ पाते हैं। और कॉपी में भी जब अपन यहाँ क्लास में क्वेश्चन करते हैं उसके 4 ऑप्शन रहते हैं, तो अपन कॉपी में कोई क्वेश्चन नोट कर लिए, 4 ऑप्शन उसका आ गया तो उसको टिक नहीं करना, उसके नीचे आंसर इक्वल टू डी ऑप्शन ऐसे लिखना, क्योंकि रिवाइज करोगे तो क्वेश्चन पढ़ोगे तो दिखता रहेगा ना, फिर तो क्या टिक है वो। ठीक है? हाँ, बुक में भी नहीं करना कभी भी, क्वेश्चंस में टिक करना और मार्क कर देना ये बना नहीं बना बोल के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 ये तो 2 3 4 ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, क्यू बी एज साइड बी एज चार्जर वर्टाइसेस, ईच ऑफ इट वर्टाइसेस इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर ऑफ द क्यूब। हाँ बताओ, ये वाला बना क्या? बन गया नहीं बन गया? बन गया ना? ठीक है, इजी है तो बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 8 बना। 8 फिगर शोज रेगुलर हेक्सागोन वर्टिसेस इतना है, इलेक्ट्रिक फील्ड नॉट जीरो। कहाँ पर जीरो नहीं होगा? जहां पर सारे चार्ज बराबर नहीं होंगे वहां जीरो नहीं होगा, बाकी जीरो हो जाएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 9 मेरे को बता देना। ठीक है, मैं थोड़ा ऐसा फास्ट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हम लोग को काफी सारा डिस्कस करना है। अगले चैप्टर से ऐसा नहीं रहेगा, ये वाले चैप्टर तक ऐसा था क्योंकि स्टार्टिंग था तो सबके पास बुक नहीं, फिर ये नहीं और नहीं, ये सब दिक्कत था, इसलिए अभी हम लोग एक साथ डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट से जैसे ही हो जाएगा फिर मैं बोलूंगा कि बुक लेके आना, फिर कम कम ही डिस्कस करेंगे। अभी तो हम लोग को फोर्स, फील्ड, पोटेंशियल, कैपेसिटर सभी है, इसलिए ज्यादा हो रहा है, इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट बोल रहा हूँ। तो मेरे को बता देना अगर प्रॉब्लम होगा तो ना, मैं जल्दी जल्दी से आगे बढ़ जाऊंगा, तो कोई अगर नहीं बना होगा तो हाँ 9 तो बेकार है। हाँ 9 से लेके 22 यहाँ तक में कोई सा क्वेश्चन में दिक्कत है क्या? 15th वाला, सिंपल पेंडुलम 80 kg वेट कैरी चार्ज उतना इक्विलिब्रियम हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड। अरे ये तो क्लास बनाए हम लोग। कैसा ऐसा क्या बोल रहा है उसमें? एक सिंपल पेंडुलम है 80, इसका ऐसा, ठीक है, और इधर इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिए तो इधर फोर्स कितना लगेगा QE, इधर फोर्स कितना लगेगा mg। ठीक है कि नहीं? और क्या चीज है, इधर कितना एंगल होगा थीटा। ठीक है, इक्विलिब्रियम हॉरिजॉन्टल इतना, और फील्ड दिया है 20,000 वोल्ट पर मीटर। टेंशन इन द स्प्रिंग, टेंशन ये T कितना होगा बताओ? अरे ये तो बहुत सिंपल है, इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वही टेंशन होगा। अच्छा, रिजल्टेंट कितना होगा? रूट QE का स्क्वायर प्लस mg का स्क्वायर, और वही टेंशन के बराबर। अच्छा बताओ मेरे को, अगर इसमें थीटा पूछते तो बता देते क्या? ये थीटा कितना होगा? थीटा, ठीक है, थीटा कितना होगा बताओ? बहुत ही सिंपल है, ये इसको करते हैं, ये भी थीटा, ये भी थीटा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ऊपर कितना T cos थीटा, इधर कितना T sin थीटा। T sin थीटा इक्वल टू QE, T cos थीटा इक्वल टू mg, दोनों को डिवाइड करते हैं, T कट जाता है, tan थीटा इक्वल टू QE बाई mg, और थीटा इक्वल टू tan इनवर्स QE बाई mg। ठीक है, बढ़िया। ठीक है, 10th वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे 15th वाला भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट में आया भी है। ठीक है, मतलब सेम नहीं आया था, अलग आया था। ठीक है, 16th भी बढ़िया है। ड्रॉप ऑफ वाटर ऑफ मास 10⁻⁻6 kg है, इलेक्ट्रिक चार्ज इतना है और इलेक्ट्रिक फील्ड बैलेंस ड्रॉप इन द एयर। ये भी नीट में आ चुका है, जेईई मेंस में भी आया है। समझ में आएगा सबको? 16 नंबर। ठीक है, 16 नंबर में क्वेश्चन में क्या है, एक ड्रॉप है पानी का जिसमें चार्ज कितना है 10⁻⁻6 kg, इसका वेट है, mg नीचे लग रहा होगा 10⁻⁻6, और इसमें चार्ज कितना है 1000 नैनो कूलम, मतलब कि 1000 इंटू 10⁻⁻9 इतना चार्ज है। तो इसको इलेक्ट्रिक फील्ड किधर लगाना पड़ेगा? इधर लगाना पड़ेगा, तभी इस पे फोर्स लगेगा QE, और वही QE और mg बैलेंस हो जाएंगे तो वो हवा में लटका रहेगा। ठीक है, बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 17 ये तो इजी है।
18, हाँ 18 बढ़िया। पॉजिटिवली चार्ज पेंडुलम ऑसिलेटिंग यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंटिंग वर्टिकली अपवर्ड्स, टाइम पीरियड इज कंपेयर्ड टू व्हेन ऑसिलेट विदाउट इलेक्ट्रिक फील्ड। बताओ समझ में आएगा सबको? एक ऐसा करके पेंडुलम है, ऐसा ये अपना ऐसा ऐसा ऑसिलेट कर रहा है, तो इसका टाइम पीरियड पता है कि नहीं कितना होता है? 2 पाई एल बाई जी। और जी कौन सा वाला? जी इफेक्टिव, याद है ना? और मैं क्या बोला था? जी इफेक्टिव नहीं करना, टेंशन के अपोजिट जो एक्सेलरेशन होगा उसको लेंगे। अच्छा, तो अब क्या बोल रहा है कि इसमें पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे लगा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे लगा है, तो अब जो इसका टाइम पीरियड होगा वो कम होगा कि ज्यादा होगा? देख फोर्स ऐसे लगने लग गया, तो पहले क्या लग रहा था? mg, अब mg को काटने के लिए थोड़ा सा qe भी आ गया है, तो जो नेट इफेक्टिव g है वो कम हो गया ना नीचे की तरफ, तो g कम हो गया तो टाइम पीरियड बढ़ जाएगा, मतलब वो स्लो हो जाएगा, और g ज्यादा रहेगा तो फास्ट हो जाएगा। ठीक है, बढ़िया। तो क्या आएगा इसका आंसर? क्या? टाइम पीरियड एज कंपेयर टू व्हेन इट ऑसिलेट विदाउट इलेक्ट्रिक फील्ड, टाइम पीरियड विल इंक्रीज, है ना? तो इज मोर। चलो बढ़िया। 19 तो बेकार है, 20 ऐसी, 21 ऐसी, 22 स्टेटमेंट है। ठीक है, इधर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 23 से 32, 23 से 32 कोई दिक्कत है क्या किसी में? जिसमें दिक्कत रहेगा उसको क्वेश्चन में बुक में गोला, सर्कल, स्टार जो भी तुम्हारा एब्रिविएशन है वो मार्क करके रख लेना, है ना आगे से। वैसे तो ये वाला सब हम लोग क्वेश्चन कर चुके हैं, वैसे ही है। 23 भी वैसी है, 24 भी वैसे ही है, ठीक। 25, 26 भी, 27 अच्छा है। अरे 27 तो कर चुके हैं यार 2-3 बार, ठीक है। 28 भी हो गया, 30 भी हो गया है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 31 बढ़िया है, 31, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 31 में मार्क करके रख लो, उसको मैं अभी नहीं बता रहा हूँ। उसको अभी इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि उसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में भी कुछ लिखा हुआ है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपने को सबको क्लियर है कि नहीं मेरे को पता नहीं है, एक जगह और आएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वहां बताऊंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 अच्छा क्वेश्चन है वैसे, ठीक है। 32 है तो बेकार। चलिए अब आ गया फ्लक्स। फ्लक्स में थोड़ा दिमाग लगाना रहता है, ठीक है। एग्जाम्पल्स भी बनाना, मैं एक बता देता हूँ, 1 मिनट। क्वेश्चन पेज नंबर 39 का एग्जाम्पल नंबर 57 अगर कोई नहीं बनाए होंगे तो उसको जरूर बनाना, ठीक है। वो नीट के लिए नहीं है, वैसे जेई मेंस में ही ज्यादा आया, नीट में आज तक आया नहीं एक भी बार। जो एग्जाम्पल नंबर 57 है, पेज नंबर 39 का एग्जाम्पल 57 बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, तुरंत नहीं समझ में आएगा, ठीक है। उसको सही से बनाना सब लोग, और नहीं होगा तो मेरे से पूछ लेना नेक्स्ट क्लास में। 57 बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। बाकी सब तो अपन क्लास में किए ही। स्टेप अप प्रैक्टिस 4 पेज नंबर 40 और 41, ठीक है। 41 क्वेश्चन नंबर 1 से 14 पूरा बताओ, इसी में है क्या? कोई अटके हो गया कहीं पे? मेरे को लगता नहीं वैसे इसमें कुछ खास बात है। हाँ हाँ बता ना। हाँ 13 shell is made of conductor as shown इतना inner radius या outer radius भी carries charge q at its center, carries a charge q at its center is a dipole p shown in this case surface charge density on the outer surface depends on। हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, अच्छा क्वेश्चन, ठीक है। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना होगा, और सरफेस चार्ज डेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द सेल और पॉइंट कितना, ठीक है भाई। एक कंडक्टर है ऐसा गोला, ये इतने पार्ट में उसका लोहा है, लोहे का बना हो जिसका भी बना हुआ इतने पार्ट में, और इसके सेंटर में ना एक छोटा सा डाइपोल रखा हुआ है, छोटा सा डाइपोल। तो डाइपोल की वजह से क्या होगा बताना। ये कंडक्टर में भी कुछ चार्ज है कि न्यूट्रल है? कंडक्टर में चार्ज क्यू है, इस कंडक्टर में यहाँ पर चार्ज कितना है? क्यू, इसके अंदर क्यू। अच्छा मेरे को एक बात बताना, एक डाइपोल के पास कितना होता है चार्ज? पॉजिटिव चार्ज भी होता है, नेगेटिव चार्ज भी होता है, नेट चार्ज 0 होता है कि नहीं डाइपोल के पास? तो क्योंकि शॉर्ट डाइपोल है तो इसका लेंथ उतना सिग्निफिकेंट नहीं है। अगर इसका लेंथ सिग्निफिकेंट होता तो जिधर प्लस वाले रहते उधर माइनस, और जिधर माइनस होता उधर प्लस अरेंज हो जाता, क्योंकि ये कंडक्टर है, इसके पास अनलिमिटेड फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। लेकिन ऐसा नहीं है, ये शॉर्ट डाइपोल है बहुत, तो शॉर्ट डाइपोल है तो पूरा माइनस प्लस इसमें नेट 0 रहेगा, तो इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे कोई भी चार्ज इंड्यूस नहीं होगा। तो सारा चार्ज कहाँ रहेगा? बाहर के सरफेस में, ठीक है। तो अब क्या क्या होगा बताओ इसमें मेरे को। सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन द आउटर सरफेस डिपेंड्स ऑन पी, नहीं
इसमें पी कुछ भी रहेगा तो कुछ फर्क पड़ेगा क्या? कुछ भी नहीं फर्क पड़ेगा, ज्यादा कम से। ठीक है, सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन इनर सरफेस ऑफ द शेल इज जीरो एवरीवेयर। बताओ क्या दिया? सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन द इनर सरफेस ऑफ द शेल इज जीरो एवरीवेयर। यहाँ के हर जगह पे जीरो रहेगा, हर जगह पे जीरो रहेगा ना, क्योंकि यहाँ भी कोई नहीं है तो यहाँ भी कोई नहीं। सारा सरफेस कहाँ रहेगा? बाहर में रहेगा, आउटर सरफेस। ठीक, चलो नेक्स्ट 14 थे तो एसी। नेक्स्ट पेज 42, पेज नंबर 42, क्वेश्चन 15 से 24। 17 बढ़िया क्वेश्चन है, 17 अच्छा है, नीट में आ सकता है। 15 भी बढ़िया है और 20 तो ऐसी है। 24 ये बढ़िया है। 15, 17 और 24 इसमें दिक्कत है क्या बताओ? 15, 17 और 24 या और किसी में भी बता सकते हो। हाँ 15, हाँ बढ़िया, अच्छा क्वेश्चन है 15। हाँ 17 चलो ठीक है, दोनों देखते हैं। मैं समझ गया तेरे को, पिछले वाले में भी वही प्रॉब्लम था, सेम टाइप का दिक्कत हो रहा है भाई, 2 बार हो गया। ठीक है, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। इसको अभी के लिए नहीं करना है, बस चलो बता भी देता हूँ यार। वैसे नीट के लिए नहीं है, है ना। 15 क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। एक ऐसा नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर है। हाँ हाँ, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर है और इसमें क्या है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो उसका जो डेंसिटी है, चार्ज डेंसिटी रो इज अल्फा आर। मतलब कि क्या है, इसका जो चार्ज डेंसिटी है ना रो, वो कैसा है? अल्फा आर के जैसा है। मतलब जैसे जैसे अपन आर बढ़ाते जाते हैं इसकी डेंसिटी बढ़ती जाती है। यहाँ पर बिल्कुल भी चार्ज नहीं, बहुत ज़्यादा चार्ज, बहुत ज़्यादा चार्ज, बहुत ज़्यादा चार्ज, ऐसा होता जाता है, ऐसे ऐसे बढ़ते जाते हैं। तो क्या बोलना है कि किसी पॉइंट पे मेरे को क्या बताना है? चार्ज इज प्रोपोर्शनल टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड एन ऑन, मतलब अंदर वाले पॉइंट पे कहीं पे भी बताना है आर डिस्टेंस पे। ये देखो सिंपल है भाई, ये देखो यहाँ से आर डिस्टेंस पे इस पॉइंट पे बताना है कहीं पर भी, है ना। अरे बहुत इजी है, देखो बताता। इतने अंदर का चार्ज कैसे निकालेंगे, बस ये बता दो फिर हो गया। इतने अंदर का चार्ज कैसे निकालेंगे? देखो टोटल चार्ज बाय टोटल वॉल्यूम इनटू इतना वॉल्यूम नहीं कर सकते, क्योंकि ये नॉन यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म रहता तो कर लेते, यूनिफॉर्म रहता तो कर लेते का मतलब क्या होता है? जैसे मैं बोलूंगी कि मेरे पास 10 एप्पल है, 10 एप्पल है 100 रुपए का, 10 एप्पल 100 रुपए का है, तो बताओ 4 एप्पल कितने का है? तो क्या बोलोगे? 4 एप्पल कितने का है? टोटल कॉस्ट बाय टोटल एप्पल इक्वल टू एक एप्पल का कॉस्ट 10 रुपए और 4 एप्पल का कॉस्ट 40 रुपए, बस सिंपल, कोई दिक्कत ही नहीं। लेकिन मैं अगर बोलूंगा कि 10 एप्पल अलग अलग साइज के हैं और सबका कॉस्ट 10 है, जबकि अलग अलग साइज के एप्पल का कॉस्ट अलग अलग है और सबका टोटल कॉस्ट 100 है, तो अब बताओ 4 का कौन सा है? अरे तो कौन सा 4 ये भी तो बताना पड़ेगा। ये इधर वाले 4 कि इधर वाले 4 कि इधर वाले 4, क्योंकि ऐसे ऐसे जाने से बढ़ रहा है सर। तो जब ऐसा रहता है तो क्या करते हैं? इंटीग्रेशन। कैसे इंटीग्रेशन करेंगे बताओ? कैसे इंटीग्रेशन करेंगे? एक छोटा सा लेंगे इतना सेक्शन, कितने का? dr, उतने का चार्ज बताएंगे, उसको कहाँ से? 0 से r तक इंटीग्रेशन करेंगे तो टोटल चार्ज आ जाएगा। बोलो आया समझ में? एक बार और बता देता हूँ, टोटल चार्ज कैसे निकालेंगे भाई? इंटीग्रेशन रो r dr, ये रो है यहाँ का डेंसिटी और dr का इंटीग्रेशन करेंगे 0 से r। रो क्या है? टोटल चार्ज बाय टोटल वॉल्यूम, लेकिन वो खुद फंक्शन ऑफ r है। तो अल्फा आर डी आर 0 से r तक इंटीग्रेशन करेंगे तो क्यू आएगा यहाँ का चार्ज, इतने हिस्से का चार्ज। बोलो आया समझ में? और जैसे ही चार्ज आ गया अब क्या करना है? अब तो इजी है यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड बताना। बोलो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? के क्यू बाई आर स्क्वायर, क्योंकि इधर वालों से तो फर्क पड़ता नहीं, याद है ना। सिर्फ किससे फर्क पड़ता है? अंदर के चार्ज से, शेल थ्योरी से। न्यूटन क्या बोला? जिस शेल के बाहर हो उतने ही चार्ज को गिनना है बस। ठीक है, तो यहाँ तक का चार्ज निकालेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, कर देते। चल इंटीग्रेशन कितना होगा? अल्फा आर डी आर और 0 से r, तो बोलो कितना होगा? अल्फा बाहर, r का r स्क्वायर बाई 2। ठीक है, और कहाँ से कहाँ तक? 0 से r, तो कितना हो जाएगा? अल्फा r स्क्वायर बाई 2। समझ में आया क्या बोल रहा हूँ? ये क्या आएगा भाई? चार्ज q। ठीक है, अब के क्यू बाई आर स्क्वायर में क्यू की जगह ये रख देंगे, तो क्या आएगा? देखो ये कट जाएगा, है ना, और आंसर आ जाएगा कितना? देखो के की जगह 1/4 एप्सिलॉन नॉट रख देंगे, है ना। नहीं दिया है क्या? क्या दिया? अच्छा बेटा ऑप्शन में कुछ गड़बड़ है,
ऐसे ही बनेगा ना, बता दे रहा हूँ, ऑप्शंस में कुछ गड़बड़ है, देख लो बता दे रहा हूँ। ये Q इक्वल टू यही होगा इतना, चार्ज निकला कैसे समझ आएगी ना, चार्ज कैसे निकला, चार्ज डेंसिटी का फंक्शन ऑफ R था, उसको इंटीग्रेशन कर दिए 0 से R, तो 0 से R का इतना चार्ज आ गया। अब इतना चार्ज आ गया तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, क्योंकि ये स्फीयर है, तो स्फीयर के जस्ट बाहर क्या होता है, KQ/R², तो KQ/R² में Q की जगह ये रख देंगे, है ना, तो R कट जाएगा, तो K α/2 ये आंसर आएगा। ठीक है ना, चलो बस 2 मिनट में मैं आ रहा हूँ। आगे का और मार्क करके देख के रख लो, अपन पूरा कैपेसिटेंस का कभी करेंगे डिस्कस। हाँ बता। कंडक्शन में बिल्कुल अलग अलग होता है, वैल्यू हर बार सेम नहीं आएगी ना। एक मिनट मेरे को बताना क्या बोल रही, इसमें क्या लिखा है, कंडक्शन करंट और डिस्प्लेसमेंट करंट दोनों निकालना है, देखो बता देता हूँ, ये लिखा है इसमें, बता देता हूँ क्या होता है। जब भी अल्टरनेटिंग करंट चलेगा तभी तो करंट चलेगा, डिस्प्लेसमेंट करंट नहीं तो नहीं होगा, है ना। अच्छा, तो जब भी इसमें से चल रहा है तो यहाँ पर कौन सा करंट है, कंडक्शन, और अंदर में कौन सा है, डिस्प्लेसमेंट। तो जितना करंट यहाँ होगा वही करंट तो यहाँ होना जरूरी, नहीं तो फिर करंट लॉस हो जाएगा ना, जो कि हो नहीं सकता। तो ऑलवेज कंडक्शन करंट और डिस्प्लेसमेंट करंट बराबर होती है। जैसे कि एम्पियर्स लॉ क्या होता था, μ0I इन, है ना, लेकिन हम लोग इसको सिर्फ कंडक्शन करंट बोलते थे, लेकिन बाद में मॉडिफाई करके इसको डिस्प्लेसमेंट करंट और जोड़ दिए, और पता चला कि डिस्प्लेसमेंट करंट जहाँ होगा वहाँ कंडक्शन नहीं, जहाँ कंडक्शन होगा वहाँ डिस्प्लेसमेंट नहीं, एंड डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज, हाँ कहाँ डीके हो रहा है, अच्छा इसमें कोई डीके नहीं हो रहा है ना। हाँ, ये क्या चीज़ था, फ्लक्स इंटीग्रेशन B.dl, एम्पियर्स लॉ, ठीक है ना। चलो और एक और बात, सर आप इंडक्शन में डीके वाले जो कराए हो, ये वाला सर जिसमें ग्राफ बनता है, हाँ उसमें सर आप एलआर में कराए ये हो? नहीं आएगा, नहीं आएगा, मत करो, नीट में नहीं आएगा, ग्रोथ और डीके नहीं आएगा। सर आप एक क्वेश्चन आया था मीटर ब्रिज वाला, हाँ तो उसमें डाउट हो रहा है कि शंट राइट साइड में होता है कि लेफ्ट साइड में होता है? नहीं, कौन से वाले, मीटर ब्रिज है, नल पॉइंट फाउंड एट इतना इतना इतना, इफ द रेजिस्टेंस ऑफ इतना कनेक्टेड इन एस, ठीक है, राइट साइड में होगा हमेशा, लेफ्ट साइड में नहीं, राइट साइड में होगा, ठीक है। और हाँ बता। तो ये क्वेश्चन है दो इमेज के बीच में, मैं आपसे पूछी थी, तो इसमें इसको जो ऊपर वाले को दिखेगा वो तो उसका रिफ्लेक्शन, मतलब इसका जो बता। डिस्प्लेसमेंट। अच्छा देखो, पहले बता मेरे को, इससे कितने डिस्टेंस पे, 20, इससे कितने डिस्टेंस पे, 20। अब बताओ, सबसे पहले इसको क्या दिखेगा, ये ऑब्जेक्ट ऊपर दिखेगा, ऊपर दिखेगा, ये ऑब्जेक्ट इसको पहले दिख गया, ओके। अब इस ऑब्जेक्ट का यहाँ पर एक इमेज बनेगा। हाँ सर। अब जब इसको ऑब्जेक्ट दिख चुका है तो उस ऑब्जेक्ट का काम खत्म, अच्छा, काम खत्म मतलब इसके लिए उसका काम खत्म, वो तो उसको देख ही लिया ना। अब नेक्स्ट एक इसको देखेगा, इसका जो फर्स्ट इमेज बनेगा उसको, सर तो जो मेन ऑब्जेक्ट का बनेगा, मेन ऑब्जेक्ट का जो इमेज बना उसी को देख लिया पहले, और उसका काम खत्म हो गया। अब मेन ऑब्जेक्ट जो है वो अब इसके लिए है ही नहीं, लेकिन एक्चुअल में तो एग्जिस्ट करता है, और एक्चुअल में जो एग्जिस्ट करता है उसका रिफ्लेक्शन के कारण यहाँ एक इमेज बनेगा। अब इस इमेज को देखेगा, मेन ऑब्जेक्ट को तो देख ही चुका था, मेन ऑब्जेक्ट को देख चुका था, उसको हम लोग मार्क कर लिए, वो वन है, इमेज 1 है वो, क्योंकि एक्चुअल ऑब्जेक्ट को तो कभी देख ही नहीं पा रहा, तो एक्चुअल ऑब्जेक्ट का जो इमेज देखा रिफ्रैक्शन की वजह से, वो इमेज 1 है। अब जो एक्चुअल ऑब्जेक्ट का रिफ्लेक्शन के कारण यहाँ पे इमेज बनेगा, वो इमेज 2 बनेगा, तो उन दोनों इमेजेस के बीच का डिस्टेंस। सर यहाँ पे μ1 है, अगर ये ग्लास का रहता तो उसमें भी हम लोग को शिफ्ट निकालना पड़ता, बिल्कुल निकालना पड़ता। सर एक फॉरवर्ड बायस का क्वेश्चन है, हाँ ये बता, तो सॉरी रेक्टिफिकेशन का, रेक्टिफायर का क्या है, अच्छा इसमें से ब्रिज रेक्टिफायर है, इसको याद रखना है, डायरेक्ट ऐसे लगा है ना, उसके जस्ट बाद ऐसे ही लगे रहना चाहिए, मतलब दोनों सेम लगे रहने चाहिए, और नीचे के दोनों सेम लगे रहने चाहिए, ठीक है, ये वाला होगा। हाँ सर लास्ट है, ठीक है सर, ठीक है, बस यही होता है, इसको ब्रिज रेक्टिफायर बोलते हैं, ठीक है। थैंक यू सर। हाँ, और ना वो क्या बोलते हैं, एक ना क्यू वैल्यू करके होता है उसमें, वो अपना न्यूक्लियाई में अल्फा बीटा गामा डीके में, अगर उसको नहीं होगा तो उसका ना एक क्यू फैक्टर तो है ही, क्यू फैक्टर नहीं बेटा, क्यू फैक्टर जो है वो क्वालिटी फैक्टर है, जो अल्टरनेटिंग करंट में एक क्यू वैल्यू होता है, क्यू वैल्यू, ठीक है, जिसमें मोमेंटम कंजर्वेशन लगाते हैं। उसमें मेरे को लग रहा है कई लोग को डाउट आ रहा है, तो उसको ना आज जाके यूट्यूब में कोई सही 5-10 मिनट का वीडियो देख लें, क्यू वैल्यू, हाँ ठीक है, न्यूक्लियाई में क्यू वैल्यू,
चलो चलो ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं भाई। अब और कौन सा बोल रहा था? 17 में क्या है? एंगल ऑफ इंक्लिनेशन सस्पेंडेड चार्ज पेंडुलम 60 डिग्री 30 डिग्री दिया है, ठीक है। तो सिग्मा 1 सिग्मा 2 तो वैल्यू कितना होगा? और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन सस्पेंडेड चार्ज पेंडुलम, तो भाई इजी है बहुत। एक बार क्या करना है, इसमें ये वाले, इसमें कितना होगा? ये वाले शीट में चार्ज सिग्मा 1 है और एक और शीट है उसमें चार्ज सिग्मा 2 है। इसके कारण एक पेंडुलम 30 डिग्री पे लटका है और सेम पेंडुलम को इसके साथ लटका है तो 60 डिग्री पे लटका है। तो ऑब्वियसली पहले मेरे को ये बता दे कि किस में ज़्यादा होगा किस में कम होगा, किस में चार्ज ज़्यादा होगा किस में कम होगा, ये बता दो बस। ये वाले में सिग्मा 2 ज़्यादा होगा कि सिग्मा 1 ज़्यादा होगा? सिग्मा 2 ज़्यादा होगा तभी वो ज़्यादा फेंक रहा है उधर उसको। तो इधर कितना फोर्स लग रहा है इस पर? क्यू ई। और ई कितना होता है? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। इस पे भी इधर कितना लग रहा है? क्यू ई। और इधर कितना लग रहा है? एम जी। इधर कितना लग रहा है? क्यू ई। इधर कितना लग रहा है? एम जी। और बताओ टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है? क्यू ई बाई एम जी। अरे वही टी कॉस थीटा टी साइन थीटा से आता है। टेन थीटा क्या होता है? टेन थीटा क्या होता है? क्यू ई बाई एम जी होता है कि नहीं? तो यहाँ का टेन थीटा 1 जो कि 30 डिग्री है और यहाँ का टेन थीटा 2 जो कि 60 डिग्री है। तो यहाँ एक बार टेन 30 एक बार टेन 60 रखेंगे, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को डिवाइड कर देंगे तो क्यू क्यू दोनों में सेम है। ई क्या चीज़ है? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट दोनों का एम जी सेम है, सब कट जाएगा, सिग्मा 1 बाई सिग्मा 2 आ जाएगा। क्या समझ आया कि नहीं? पक्का ना? पक्का? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नहीं आएगा तो बता देना, मैं पूरा बता दूंगा कंप्लीट। थोड़ा सा आज अपने को ज़्यादा क्वेश्चन करना है इसलिए मैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ सबको, ठीक है। क्वेश्चन 18 क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड 2r फ्रॉम द सेंटर यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग स्फीयर और ई है। 18 भी बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। 18 भी अच्छा क्वेश्चन है, नहीं बनाए होंगे तो उसको बना लेना है, ठीक है। और 24 तो ईजी है बस, ठीक है फिर। हाँ अरे ये भी बढ़िया। कौन सा वाला? क्वेश्चन नंबर 28 बताओ भाई। 28 बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छा है, नीट के एकदम नीट वाला क्वेश्चन। स्मॉल एलिमेंट एल इज कट फ्रॉम सर्कुलर रिंग ऑफ रेडियस। अच्छा इसको क्लास में किए गया यार हम लोग, है ना? हाँ लास्ट में किए। उतना पार्ट कटेगा तो बाकी के कारण भी उतना ही होगा। यस ठीक, बढ़िया। चलो ठीक है, इधर वाले अच्छे क्वेश्चन हैं लेकिन इसको अपन पूरा नहीं डिस्कस करेंगे। इसको मैं बता देता हूँ कौन कौन सा क्वेश्चन। अच्छा बता दो, चलो कर ही लेते हैं। क्या कौन सा वाला? 2, हाँ बढ़िया बढ़िया। 2 बताता हूँ अभी, इसके बाद जो लास्ट में बताता हूँ, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है। 2 के जैसा एक और भी क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 3 बना। 3 बिल्कुल वैसा ही है, अपन क्लास में जैसे बनाए वैसा। क्वेश्चन नंबर 4 अरे इजी है। 5 भी ठीक है। 6 7 8 बना के 8 अच्छा क्वेश्चन है। 8 ऐसा क्वेश्चन है जो अभी आजकल आ रहा है बहुत बार, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 9 तो हम लोग क्लास में बना चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। 12 क्वेश्चन नंबर 13 बनाएंगे। 13 जैसा भी आता है कई बार। कौन सा समझ गया ना? 1 2 4 8 क्या बनेगा? जीपी बनेगा, है ना? जीपी सीरीज बनेगा ना, 1/2 1/2 ऐसा करके, ठीक है। 19th भी अच्छा क्वेश्चन है। 19th भी अच्छा क्वेश्चन है। क्या है? बॉल विथ चार्ज -50 E प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ हॉलो स्फेरिकल शेल हैविंग चार्ज -50। उसके पास भी माइनस, तो चार्ज ऑन द शेल्स आउटर सरफेस कितना होगा? समझते हो कि नहीं? जब शेल ऐसा है और यहाँ पर कितना रखा है? -50 E और इसमें भी कितना चार्ज था? -50 E। अच्छा देखो अब क्या होगा, जैसे यहाँ -50 है तो यहाँ पर क्या आ जाता है? प्लस। कितना प्लस आ जाता है पता है ना? +50 E आ जाएगा। तो बाहर में कितना आ जाएगा? -50 है, लेकिन -50 तो और पहले से था, तो टोटल -100 E। नहीं आया समझ में? एक बार और बता दूं, अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा देख लेना भाई। कई बार आ गया, 2-3 शेल वाला भी आ गया, हम लोग कर चुके हैं। यहाँ पर चार्ज है 50 कूलम, -50 कूलम, तो ये शेल है। तो यहाँ पर कितना चार्ज? एक न्यूट्रल है, न्यूट्रल, इसमें कोई चार्ज नहीं है,
न्यूट्रल है, फिर अंदर में कितना चार्ज होगा +50, तो बाहर में कितना होना पड़ेगा -50, क्योंकि न्यूट्रल था। लेकिन इसमें खुद ही -50 था तो अंदर में -50 हो गया, तो फिर बाहर में कितना होना पड़ेगा, टोटल तो -50 रखना पड़ेगा ना उसको। तो इसका चार्ज जो बाहर में होगा बता देता हूँ, इसका जो चार्ज बाहर में होगा उसको बोलो x, टोटल कितना होना चाहिए -50, तो अंदर में कितना हो गया है +50, समझ गए। तो +50 + x = -50 होना चाहिए। तो -50 -50 -100 हो गया, समझ गए अच्छे से, ठीक है, बढ़िया, ठीक है। तो -100 ई आंसर होगा 19 का, ठीक है भाई, बढ़िया क्वेश्चन था। सेंटर्स ऑफ टू आइडेंटिकल सेक्टर, ये इजी है, 21 भी दिखा। क्वेश्चन नंबर 27 अच्छा है, क्वेश्चन नंबर 27 अच्छा है, बना क्या नहीं बना, बढ़िया, ठीक, 27 अच्छा क्वेश्चन है, बताता हूँ। और क्वेश्चन नंबर 2 भी बहुत बढ़िया है, उसको थोड़ी देर में बताता हूँ, लेकिन उसमें एक और चीज़ बताना पड़ेगा, ठीक है। इसमें क्या बोला, 2 स्मॉल स्फीयर मासेस m1 m2 सस्पेंडेड वेटलेस स्ट्रिंग और q1 q2 चार्ज है और थ्रेड्स आर इंक्लाइन इतना इतना शोन विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन, ठीक है बढ़िया। चलो तो मेरे को बताना, ये देख इधर, उसको छोड़ देते हैं अपन, मेरे को बस ये बताना कि ये देखो 2 चार्ज बॉल्स हैं, पेंडुलम है, वो दोनों को मैं एक साथ रख देता हूँ, तो ऐसे होगा, ऐसे, ये और ये इसका इसमें चार्ज था Q1, इसमें चार्ज था Q2, और इसका मास m था, इसका भी मास m था, और इसके भी ये वाला एंगल थीटा, ये वाला एंगल θ1, ये वाला एंगल θ2। बताओ θ1 ज़्यादा होगा कि θ2 ज़्यादा होगा। मैं बता देता हूँ ना, दोनों का मास सेम है इस बार, लेकिन चार्ज अलग अलग है। तीनों केस एक साथ, तीनों केस m1 q1 m2 q2, इस बार जो है m1 ज़्यादा है m2 से, और ये θ1 है। डायग्राम में तो तुमको θ1 और θ2 सेम दिख रहा होगा, अगर मैं उसमें ज़्यादा कम बता दूंगा तो पता ही चल जाएगा ना। मैं बोल रहा हूँ इसमें से कौन सा ज़्यादा कम होगा, तुम्हारे इसके हिसाब से बताना, ठीक है। या तीसरा केस, और बढ़िया क्वेश्चन है, एकदम नीट में आने लायक है। θ1 θ2, कौन सा θ1 ज़्यादा होगा कि θ2 ज़्यादा होगा कि दोनों बराबर होगा कि क्या होगा, ये बताना है ना। और इस बार क्या है कि इस बार m1 m2 तो है, लेकिन इस बार चार्ज सेम q और q, और इस बार भी m1 इज ग्रेटर देन m2 है। चलो बताओ तीनों केस में कौन से केस में θ1 ज़्यादा होगा, कौन से में θ2, कौन से में बराबर, कैसा, क्या लगता है। पहली बात बताओ मेरे को, θ1 θ2 क्या है, कहाँ से एंगल है, वर्टिकल से। तो वर्टिकल से जो एंगल है उसको कौन कंट्रोल करेगा, वर्टिकल वाला फोर्स। अगर mg मास ज़्यादा रहता तो ये एंगल कम बनता ना, मास हल्का रहेगा तो दूर तक फेंका जाएगा, उतनी क्यू फोर्स है, ठीक है। अच्छा, ये वाला इस पे कितना फोर्स लगाएगा, k q1 q2 by r², ये वाला इस पे कितना लगाएगा, k q1 q2 by r²। तो किसी में ज़्यादा है किसी में चार्ज कम है, उससे फर्क पड़ता है क्या, क्योंकि फोर्स तो म्यूचुअल है, तो ये दोनों तो म्यूचुअल फोर्स है, तो म्यूचुअल फोर्स है तो आपस के फोर्स तो बराबर ही लगाएंगे ना, तो ये भी उसको उतना ही धक्का देगा, ये भी उसको उतना ही धक्का देगा। तो θ1 θ2 में इनका तो कंट्रीब्यूशन नहीं है, क्योंकि ये दोनों तो सेम फोर्स, कोई ज्यादा दे कोई कम दे तब तो थीटा में कंट्रीब्यूशन होता है। अच्छा, इसमें जो नीचे वेट लग रहा है वो कितना लग रहा है, mg, और इसमें जो नीचे वेट लग रहा है वो कितना है, mg, और इधर जो फोर्स लग रहा है वो कितना लग रहा है, k q1 q2 by r²। इसमें कितना लग रहा है, k q1 q2 by r²। अच्छा, मेरे को बताना है ना, इसमें से ये दोनों तो सेम है और ये दोनों भी सेम है, तो θ1 θ2 भी सेम है। लेकिन इसमें बताओ, क्या इसमें ये दोनों फोर्स सेम है क्या, हाँ, क्योंकि Q1 Q2 अलग रहने से कुछ फर्क पड़ता ही नहीं है। लेकिन mg, इस पे कितना mg लग रहा है, m2g, और इस पे कितना mg लग रहा है, m1g। बताओ कौन ज्यादा है, m1g ज्यादा है, क्योंकि m1 बड़ा है, तो m1g ज्यादा है और m2g कम है। तो ये दोनों तो सेम थे, आप इधर इधर धक्का देने वाले तो सेम थे, पर नीचे लाने वाला फोर्स ये ज्यादा है, तो ये जीतेगा, ये जीतेगा, तो इसका थीटा कम होगा। और एक्चुअल इसका रियल डायग्राम ऐसा होना चाहिए। आया क्या बात समझ। और उसका बताओ तीसरे वाले का जल्दी से। हाँ, तीसरा भी वही होगा, क्योंकि क्यू से तो कुछ फर्क पड़ता ही नहीं, चाहे ज्यादा रहे चाहे कम रहे। अब देख बन जाएगा बोला, ठीक है, अब बन जाएगा, ठीक है। अब इसको सोचना बनाना बताता हूँ फिर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 हो जाए तो बेकार, 29 भी हो गया, 30। क्वेश्चन नंबर 30 बढ़िया है भाई, 30 क्वेश्चन नंबर 30 आया भी एग्जाम में, नहीं बना, हाँ बढ़िया।
3 पॉइंट चार्जेस ट्राइसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल है, और विच नंबर वेक्टर दिया हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड एट मिड पॉइंट एम ऑफ द हाइपोटेनस। तो बस ज्योमेट्री लगाना है और डायरेक्शन बस बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड का। ठीक है भाई, ज्योमेट्री लगाएंगे, बेसिक वाला बन जाएगा। चलो इधर देखो, इसमें क्या है, यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज और यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज और यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज। ठीक है, और ये और कौन सा एक्सिलर राइट ट्रायंगल, मतलब ये दोनों साइड बराबर है। तो यहाँ पर बताना है भाई इलेक्ट्रिक फील्ड। बताओ यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड मिड पॉइंट पे हाइपोटेनस के किधर होगा। बहुत इजी, इसके करंट किधर, इस वाले चार्ज की वजह से इधर, इस वाले चार्ज की वजह से इधर, इस वाले चार्ज की वजह से इधर। तो नेट किधर आएगा, ये आएगा, ये दोनों बराबर हो जाएंगे। ठीक है कि नहीं, बस यही आंसर है। लेकिन इसमें तो यार ये तो ज़्यादा इजी कर दिया है। इसमें तो बढ़िया ऐसे होना चाहिए था क्या कि एक तो को माइनस करते चार्ज को, एक को माइनस और डबल, तब बताना पड़ता। ठीक है, अच्छा अभी समझ में आ गया ना क्या बोल रहा हूँ। इसकी वजह से किधर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, इसकी वजह से किधर इधर, इसकी वजह से इधर, और ये दोनों बराबर हैं क्या? यस, क्योंकि ये मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट मतलब इससे डिस्टेंस बराबर है, ऐसे क्वेश्चन में बोला है। तो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, तो सिर्फ इसी का बचेगा यहाँ पर, तो यही वाला इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आंसर। ठीक है, लेकिन इसमें बढ़िया क्या होता बताऊं, जब इस चार्ज को माइनस कर देते और इसको डबल कर देते किसी भी एक को, तब वो बढ़िया हो जाता। ठीक, उसको एक बार ट्राई करना वैसा अपने मन से बनाने का। चलो आगे बढ़ जाते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 31, ये तो नॉर्मल है। 34, 36 ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43 नहीं, क्वेश्चन नंबर 45 ये भी सिंपल है। नहीं, यहाँ पे कुछ है क्या, किसी को डाउट इसमें? नहीं है, बढ़िया। ठीक, तो आगे बढ़ जाते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 54 बनाए क्या? 54 बढ़िया क्वेश्चन है, 55 भी बढ़िया क्वेश्चन है। 54 55 अच्छा है, अब नहीं बना होगा तो बता देना। ठीक है, 55 बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 65 बढ़िया है। क्वेश्चन नंबर 66 बढ़िया है, और बाकी सब बेकार है। बाकी सब ठीक है, मतलब नहीं बना होगा तो बता देना। क्वेश्चन नंबर 54 बना है क्या सबसे? ठीक है, 54 क्या होगा देखो, 54 में एक थिन कंडक्टिंग रिंग है, उसमें से बोल रहा है कि ए के बी जो उतना वाला आर्क है, आर्क दिख रहा है ना सबको, ए के बी आर्क के करंट जो फील्ड है वो कितना होगा, और ए सी डी बी के करंट कितना होगा। अरे तो वही है ना भाई, उसके करंट जितना होता है बाकी के करंट भी उतना ही होता है, क्योंकि नेट जीरो होता है। बस यही आंसर है। ठीक है, चलो अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 55 बढ़िया। कॉन्सेंट्रिक कंडक्टिंग थिन स्फेरिकल सेल, वेरी गुड यार, ये तो बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, कॉन्सेंट्रिक कंडक्टिंग थिन स्फेरिकल सेल है, ए और बी रेडियस है अलग अलग, और क्यू ए क्यू बी चार्ज है, क्यू एन माइनस क्यू बी चार्ज है। ठीक है, क्यू बी बड़ा है ना। ठीक है, ये रेडियस ए है, ये रेडियस बी है। ठीक है, इसमें प्लस क्यू ए चार्ज है और इसमें माइनस क्यू बी चार्ज है। ठीक है, तो मेरे को बताना है कि यहाँ से यहाँ तक का इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ कैसे बनेगा। बढ़ता हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, कम होता हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा, कैसे बनेगा वो मेरे को बताना। ठीक है, बढ़िया। तो वो बताने के लिए ना हम लोग को सीधा फॉर्मूला लिखना पड़ता है। मेरे को बताना है यहाँ पर चार्ज क्यू ए है, तो इसके पूरा आउटर सरफेस में क्यू ए होगा क्या? इनर सरफेस में कुछ भी होगा? इनर सरफेस में कब होता है? जब यहाँ पर पॉइंट चार्ज कुछ होता, तो जब यहाँ पे पॉइंट चार्ज होता तब होता ना इनर सरफेस पे। इसको बंद करना। ठीक है, तो इनर सरफेस में चार्ज कितना है, मतलब इससे आउटर सरफेस में क्यू ए प्लस क्यू ए, और इसके बाहर सरफेस में कितना होगा? माइनस क्यू ए। ठीक है, और इसके बाहर सरफेस में कितना चार्ज होगा बोलो? आउटर सरफेस में। जब यहाँ प्लस क्यू ए है तो यहाँ भी माइनस क्यू ए होना पड़ेगा, और इसके आउटर सरफेस में कितना होगा नहीं पता, तो उसको एक्स बोलो। तो कितना होना चाहिए बताओ? टोटल होना चाहिए क्यू बी। ठीक है, तो बाहर माइनस क्यू ए आ गया, तो बाहर में प्लस क्यू ए तो आना ही आना है, तो बाहर में कितना आएगा? एक्स। तो कितना होगा बाहर का चार्ज? एक्स। बाहर का चार्ज मेरे को नहीं पता, एक्स, तो एक्स माइनस क्यू ए जो है वो माइनस क्यू बी के बराबर होना चाहिए कि नहीं? ठीक है, तो एक्स कितना आएगा भाई? माइनस क्यू ए प्लस क्यू बी, मतलब क्यू ए माइनस क्यू बी।
एकदम क्लियर सबको? चलो बढ़िया, यहाँ तक के समझ में आ गया। अब मेरे को ये बताना कि यहाँ से यहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ऐसे ऐसे बनेगा, ये यूनिफॉर्म होगा कि नॉन यूनिफॉर्म होगा? यूनिफॉर्म होगा कि नॉन यूनिफॉर्म? नॉन यूनिफॉर्म, क्योंकि दूर दूर फैलता जा रहा है, ठीक है, तो नॉन यूनिफॉर्म वाला ही ग्राफ बनेगा, ये बात तो क्लियर है। ठीक है भाई, तो मेरे को बताना कि ग्राफ बनाने के लिए हमको पहले फॉर्मूला देख लेते हैं कि वो कैसा है, पैराबोला वाला, हाइपरबोला वाला, डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग, ऐसा है ना। तो वो देखने के लिए ना ये पॉइंट पे बताना मेरे को फील्ड कितना है। अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया। ये पी, ये आर डिस्टेंस पे ये पी पॉइंट है, यहाँ पे बताओ कि कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो क्या बोलेंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, तो एक काम करते हैं, यहाँ पर एक मैं गॉसियन सरफेस बना लेता हूँ। ये ग्रीन वाला क्या है, गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस का क्या खास बात होता है, गॉसियन सरफेस का क्या खास बात होता है कि उसका जो फ्लक्स है वो क्यू एनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट होता है ना, तो क्यू ए बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, समझ गए। और हमारे तरीके से फ्लक्स क्या होता है, इंटीग्रेशन ई डी है, याद है कि नहीं? ठीक है, तो दोनों इक्वेशन को बराबर कर दें तो क्या होगा बोलना, ई और डी ए का मतलब पूरे का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। ये किसके बराबर होने वाला है, क्यू ए प्लस क्यू ए बाई एप्सिलॉन नॉट। तो बोलना तो ई कितना होगा, क्यू ए बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। मतलब ये आर स्क्वायर में डिक्रीज हो रहा है क्या, तो आर स्क्वायर में डिक्रीज हो रहा है तो ऐसे डिक्रीज होगा यहाँ से यहाँ तक। बोलो क्लियर हुआ अच्छे से? ठीक है, हाँ। तो कैसे ग्राफ बनेगा उसका, कैसे ग्राफ बनेगा भाई? कौन सा वाला क्वेश्चन बोला था ये, 55। हाँ, तो कहाँ से कहाँ तक के बोला है, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अलॉन्ग अ लाइन थ्रू द सेंटर, सेंटर से जाते जाएंगे, तो सेंटर से यहाँ तक कितना, 0, क्योंकि यहाँ तक कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। फिर यहाँ से यहाँ तक कितना, ऐसे वाला डिक्रीजिंग, ऐसे वाला, ऐसे वाला, यहाँ से यहाँ तक कुछ नहीं, उसके बाद फिर डिक्रीजिंग, और डिक्रीजिंग के बाद 1 मिनट। अब बाहर में कितना, अब बाहर में कितना बोलो, बाहर में कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड? तो बाहर में जो भी पॉइंट होता है, जो भी पॉइंट आउटसाइड होता है, ये आर डिस्टेंस पे पी पॉइंट पे पहुंच गए, जो भी पॉइंट आउटसाइड होता है मेरे को बताना। आउटसाइड पॉइंट के लिए इस पूरे चार्ज को एक पॉइंट चार्ज बोल सकते हैं क्या? तो पूरे चार्ज को पॉइंट चार्ज बोल देंगे तो क्या हो जाएगा, जो प्लस क्यू ए है माइनस क्यू ए, वो सब मिला के क्यू ए माइनस क्यू भी बन जाएंगे। ठीक है ना, क्यू ए माइनस क्यू भी बन जाएंगे, और अंदर में सिर्फ कौन काम का था, हमारे क्यू ए। अब बाहर में कौन है, क्यू ए माइनस क्यू भी सब हो गए, क्यू एम, ये क्यू बी है चार्ज, तो क्यू ए माइनस क्यू बी चार्ज हो गया, और क्यू ए माइनस क्यू बी मिला लेंगे तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज बन जाएगा। क्यों नेगेटिव चार्ज बन जाएगा, क्योंकि माइनस क्यू बी ज्यादा है, ऐसा बोला है क्वेश्चन में, देख लो मैग्नीट्यूड। तो ग्राफ कैसा बनेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, नेगेटिव। ठीक है, तो अब ऑप्शन देख लेते हैं, तो ऑप्शन कौन सा होगा भाई, ए ऑप्शन में देखो, ए ऑप्शन में 0 से आर ए तक के कुछ नहीं है, फिर आर ए से आर बी तक के डिक्रीजिंग है, दिखा सबको, फिर आरबी पहुंचते ही, आरबी से जैसे ही बाहर निकले तुरंत नेगेटिव हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। क्यों, क्योंकि तुरंत टोटल चार्ज नेगेटिव हो गया। अबे यहाँ पे पहुंच गया ना पी पॉइंट पे, तो गोला खींचेंगे, सर गोला बनाएंगे, तो गोले के अंदर कितना चार्ज है, गोले के अंदर चार्ज है क्यू ए माइनस क्यू बी। तो ये नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, नेगेटिव है, क्योंकि क्यू बी का वैल्यू ज्यादा है, ऐसा लिखा है क्वेश्चन में। कि टोटल चार्ज कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा ना, तो नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ बनता है, नीचे। बोलो क्लियर हुआ अच्छे से? ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं फिर। अच्छा क्वेश्चन था ये, तो क्या होगा आंसर, ए। ठीक है, वेरी गुड, बढ़िया। इसके बाद तो फिर नॉर्मल 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 सब बेकार। क्वेश्चन नंबर 60 कौन सा बोला था, 65 बढ़िया, लेकिन हम लोग क्लास में बना चुके हैं। ठीक है, हो गया कंप्लीट, है ना। इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसको मैं बताऊंगा ना, इसी चैप्टर में बताऊंगा, मतलब जो अपन करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ने वाले हैं, एक जगह आता है वही सेम डिफरेंशिएशन। तो बस ये तो हो गया नहीं कंप्लीट। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पोटेंशियल कितना हो गया, अरे यार 5:45 हो गया था। चलो ठीक है, इसके बाद का क्वेश्चन अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। ठीक है, पोटेंशियल और कैपेसिटर। और जिसका इसके आगे नहीं हुआ होगा वो, जिसका इसके आगे नहीं हुआ उधर किसका है, हाँ दे दो पास करो। ठीक है, इसके आगे जिसका नहीं हुआ होगा वो बना लेना क्वेश्चंस। हम लोग नेक्स्ट क्लास में पोटेंशियल और कैपेसिटर डिस्कस करेंगे। ठीक है, थोड़ा ज़्यादा लेट हो जाएगा नहीं करने में, फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी आगे नहीं बढ़ पाएगा।
इसलिए अभी यही भी रोक देते हैं। पोटेंशियल फोर्स फील्ड फ्लक्स हो गया है, पोटेंशियल और कैपेसिटर बचा है, उसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। और जो क्वेश्चन नंबर 2 बोल रही थी ना, उसको मार्क करके रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, नीट का ही है वो, नीट 2013 में है, ठीक है। उसको करेंगे हम लोग, लेकिन करंट इलेक्ट्रिसिटी के लास्ट में। अब बताऊंगा दोनों का रिलेशन, ठीक है। चलो, तो अभी हम लोग जो लास्ट क्लास से कंटिन्यू कर रहे थे उसको करते हैं, और अभी करंट इलेक्ट्रिसिटी भी बनाना चालू कर दो, ठीक है ना। ये डिस्कस करेंगे, फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी जैसे जैसे खत्म होने वाला रहेगा वापस फिर से ये वाला बुक डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो, मतलब मैं चाहता हूँ कि टोटल अपना क्लास में एक चैप्टर से, मतलब जैसे पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है उससे एटलीस्ट 400 क्वेश्चन, 400 क्वेश्चन, 400 to 500, पूरा बड़ा यूनिट है ना इलेक्ट्रोस्टैटिक, फोर्स फील्ड फ्लक्स पोटेंशियल कैपेसिटर सब मिला के 400-500 क्वेश्चन अपना क्लास में हो जाना चाहिए डिस्कशन, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। जैसे बुक का डिस्कशन हो गया उसको भी अगर अपन काउंट कर लिए, वो क्लास के क्वेश्चन जो और जो पीडीएफ बनाते हैं हर चैप्टर के बाद 20-20, 25-25 वाले, वो सब मिला के, ठीक है। उतना बनेगा ना तो फिर नीट में बन ही जाएगा, ऐसा होगा ही नहीं कि नहीं बनेगा। और अभी देखते हैं, परसों तो है ना, परसों तो नीट है ना, मतलब सॉरी परसों मतलब 21st को भी नीट है। देखते हैं अब इसमें से कितना आता है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक से तो आएगा ही क्वेश्चन, ठीक है, उसको चेक करते हैं अपन, इतना पढ़े उसमें से क्या बनता नहीं बनता। चलो, तो आगे बढ़ते हैं। कहाँ पहुंचे थे हम लोग? करंट इलेक्ट्रिसिटी में सर्किट थ्योरी बता रहा था। ठीक है, तो एक बार वापस से बेसिक से शुरू कर देते हैं फटाफट, मेरे को बस वैल्यूज बताते जाना सबका। एक पढ़े थे हम लोग क्या, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा यार, इसमें क्या होता है बोलो, ई टाउ बाई एम। स्मॉल ई मतलब इलेक्ट्रॉन का चार्ज, कैपिटल ई मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो बैटरी के कारण आता है, और टाउ रिलैक्सेशन टाइम, एम क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एम क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अभी क्वेश्चन आएगा कि इलेक्ट्रॉन की जगह कोई दूसरा पार्टिकल होता अगर, तो फिर उसका ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता, कम होता, ज्यादा होता, ऐसा सब क्वेश्चन आता है। नीट में आ भी चुका है, ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन की जगह म्यूऑन होता है, म्यूऑन एक और दूसरे पार्टिकल होता है, वो होता तो क्या होता है, ये नीट में आ चुका है ना, तो उसको ध्यान रखना। ई टाउ बाई एम, इसको फॉर्मूला इसलिए याद रखना है क्योंकि फॉर्मूले में मास ऊपर आता है कि नीचे आता है, उसी से तो पता चलेगा ना ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ेगा कि कम होगा मास बढ़ाने से, ठीक है, इसलिए बस बोल रहा हूँ। चलो, और आई क्या था, NEAV, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, बढ़िया। इससे हम लोग क्या एक ओम्स लॉ बना लिए थे। ओम्स लॉ V इक्वल टू आई आर होता है, तो V इक्वल टू आई, और R के लिए गंदा सा चीज मिला था अपने को। गंदा सा क्या चीज मिला था? गंदा सा चीज मिला था NE², अरे M बाई ना, उल्टा होता है क्या, M/NE² टाउ, और इधर L/A। ये क्या चीज है, रो L/A, यही पूरा क्या चीज है, रेजिस्टेंस, और यही क्या है, ओम्स लॉ, ठीक है। अब हम लोग पूरा फोकस आ गया था किसमें, अपना रेजिस्टेंस में, यही नया चीज है, बाकी सब तो पता ही है। तो रेजिस्टेंस जो होता है वो होता है M/NE² टाउ, ये हुआ रो, और इसी में L/A चिपका दो तो रेजिस्टेंस बन जाता है। तो लेंथ बढ़ाने से बढ़ता है, एरिया बढ़ाने से कम होता है, वो ये सभी सब कहानी, ठीक है। ये हुआ पूरा रेजिस्टेंस, इसको बोलते हैं रो। रिलैक्सेशन टाइम, तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है, रिलैक्सेशन टाइम कम होता है, ये सब क्लियर अच्छे से सबको, ठीक। अच्छा, इसमें एक चीज बताना भूल गया था यार, उसको बना लेना। क्या चीज है, ग्राफ, ओम्स लॉ का ग्राफ। किसका किसका ग्राफ, V और I का। कैसे बनता है, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। जैसे जैसे V बढ़ाएंगे वैसे, तभी तो V प्रोपोर्शनल टू I है, इसीलिए तो V इक्वल टू आई आर हुआ है। ओम्स लॉ का ग्राफ है ये, वो वही जहां पर पहले लिखे थे ना, वहीं ऊपर में कहीं साइड में जगह होगा तो बना लेना। ये मैं वो ओम्स लॉ में वो जो यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस ये सब बता रहा था ना, वहीं पे ग्राफ बताना तो भूल गया। ठीक है, तो ग्राफ देखते ही क्या आता है दिमाग में, ग्राफ देखते ही स्लोप और एरिया, ये आना है सबसे पहले, है कि नहीं? बता दो इसका स्लोप क्या होगा, इसका स्लोप क्या होगा? अरे स्लोप मतलब dy/dx मतलब y/x मतलब v/i, तो v इक्वल टू आई आर होता है, तो v/i क्या है, r ही तो है। अच्छा, मतलब इसका जो स्लोप है वही रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो बेकार क्वेश्चन, एकदम फालतू, जल्दी बताना
किसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है, कौन से वाले तार का। अलग अलग वायर का ग्राफ बना हुआ है, अलग अलग वायर का ग्राफ बना है। एक एल्यूमिनियम का वायर होगा, एक कॉपर का वायर होगा, क्या पता कौन सा वाला वायर है। अलग अलग मटेरियल की वजह से अलग अलग वायर हैं, इसलिए सेम बैटरी में लगाने से एल्यूमिनियम कॉपर अलग अलग रेजिस्टेंस बनाते हैं। तो किसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, किसका ज़्यादा होगा, जिसका स्लोप ज़्यादा उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा। तो कितना होगा, R2 ज़्यादा होगा R1 से, बस और क्या। ठीक है, ठीक है, बढ़िया। बताओ अलग अलग मटेरियल का सेम टेम्परेचर पे ना, टेम्परेचर सेम है, इसमें क्या है R2 R1 जो है ये क्या है, ये मटेरियल अलग अलग है, इसमें जो मटेरियल्स हैं वो डिफरेंट है। अलग अलग मटेरियल डिफरेंट एट सेम टेम्परेचर, टेम्परेचर सेम है। ठीक है, अच्छा एक ग्राफ और बना देता हूँ। सेम मटेरियल एट डिफरेंट टेम्परेचर्स, डिफरेंट टेम्परेचर्स T1 एंड T2। तो ये 1 है, ये 2 है। यहाँ टेम्परेचर T1 था, यहाँ टेम्परेचर T2 है। सेम मटेरियल है, कौन सा टेम्परेचर ज़्यादा होगा बताओ, कौन सा टेम्परेचर ज़्यादा होगा। सेम वायर, एक ही वायर है, कॉपर का वायर था, उसी कॉपर के वायर का ग्राफ बनाया VI ग्राफ करंट चला के, उसके बाद उसी को गर्म कर दिया और फिर उसमें करंट चला के अब दूसरा ग्राफ बनाया। तो कौन सा टेम्परेचर ज़्यादा होगा। देखो भाई टेम्परेचर ज़्यादा करने से क्या होता है पता है क्यों, टेम्परेचर ज़्यादा करने से रिलैक्सेशन टाइम कम होता है, रिलैक्सेशन टाइम करने से रो बढ़ता है, रो बढ़ने से पूरा रेजिस्टेंस भी बढ़ जाता है। तो पूरा रेजिस्टेंस बढ़ गया मतलब स्लोप बढ़ गया, मतलब टेम्परेचर ये वाला ज़्यादा होगा पक्का। तो बस वही आंसर है। ठीक है, समझ आया। ये मेरे को बता दो तुम लोग सोच के कि ऐसा कैसे हुआ होगा। ये वाला सेम टेम्परेचर है पर अलग अलग मटेरियल है, तो अलग अलग मटेरियल का तो अलग अलग रेजिस्टेंस होगा। तो अलग अलग मटेरियल में क्या अलग होता है इस फॉर्मूले में। जैसे अलग टेम्परेचर में तो हमको पता है कि टाउ चेंज हो जाता है, टेम्परेचर सेम है, टेम्परेचर सेम है, लेंथ भी सेम है, एरिया भी सेम है। हाँ मास, वो किसका मास है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और लेंथ सेम है दोनों का। एक कॉपर का मटेरियल है, एक एल्यूमिनियम है, और दोनों का मटेरियल अलग अलग है लेकिन सबका एरिया लेंथ टेम्परेचर सब सेम है। तो क्या अलग है जिसमें रेजिस्टेंस अलग हो जाता है। जैसे घर में अपन कॉपर का वायर यूज करते हैं, एल्यूमिनियम का भी यूज कर सकते हैं, स्टील का नहीं करते, लोहे का नहीं करते, क्यों ऐसा। अलग अलग मटेरियल का रेजिस्टेंस अलग अलग होता है ना, क्या अलग होता है उसमें। मास थोड़ी एम क्या चीजें बोला हूँ अभी, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का मास तो दोनों में सेम ही रहेगा ना, ये वायर का मास थोड़ी है। क्या अलग होगा, अब एक ही चीज तो अलग दिख रहा है, कौन सा, एन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। किसी में ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, किसी में कम इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि अलग अलग कंडक्टर्स हैं दोनों, क्योंकि दोनों के एटम्स का जो स्ट्रक्चर है वो अलग अलग है, इसीलिए फ्री इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग है दोनों के पास, किसी के पास ज़्यादा किसी के पास कम। तो जिसके पास n ज़्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस कम होगा, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे चलने के लिए। जिसके पास n कम होगा उसको बैटरी लगा लगा के चलाएंगे, वो एक तो कम है और वो लोग टक्कर भी हो रहा है, तो लोग उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस, ज़्यादा n रहने से रेजिस्टेंस कम n रहने से रेजिस्टेंस ज़्यादा। बोलो क्लियर हुआ अच्छे से। तो क्या डिफरेंट होता है मटेरियल अलग होने से, n अलग अलग होता है। m तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वो तो सब में सेम रहेगा, e तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वो तो सब में सेम रहेगा। हाँ रिलैक्सेशन टाइम अलग अलग हो सकता है, लेकिन मेन फैक्टर कौन है, n। रिलैक्सेशन टाइम का मेन डोमिनेटिंग फैक्टर कौन है, टेम्परेचर। अगर मैं टेम्परेचर सेम है बोल दिया ना, मतलब ऑलमोस्ट टाउ भी सेम ही है, समझ लो। n ही अलग है, n अलग होने की वजह से ये अलग अलग हो जाता है। चलो बताओ इसमें से कौन सा एल्यूमिनियम का होगा, कौन सा कॉपर का होगा, इन दोनों में से बताओ मेरे को, क्या लगता है। अच्छा ये पता है कि नहीं किसका रेजिस्टेंस ज्यादा होता है किसका कम होता है। एल्यूमिनियम का रेजिस्टेंस ज्यादा होता है कि कॉपर का ज्यादा होता है। एल्यूमिनियम का ज्यादा होता है, कॉपर का कम होता है। कॉपर ज्यादा अच्छा कंडक्टर है, इसीलिए हम लोग कॉपर वायर यूज करते हैं। ठीक है, तो कॉपर वाला वायर है उसका कंडक्शन ज्यादा अच्छा है, उसका रेजिस्टेंस कम है, तो इसमें से कौन सा होगा, कॉपर। हाँ ये कॉपर होगा पक्का और ये एल्यूमिनियम होगा। समझ आया कि नहीं। ठीक है बढ़िया, ये भी आ चुका है नीट में वैसे बहुत पहले।
सेम मटेरियल बट अलग अलग टेम्परेचर, सेम टेम्परेचर बट अलग अलग मटेरियल। ठीक, लेकिन यार रोड में देखियो क्या, जो रोड में अपना जो रास्ते में पूरा जो वायर लगा रहता है, ऐसे खंबा, इधर ऐसे खंबा, इसमें से वायर चलता रहता है, तो जो ये वाले वायर रहते हैं वो कॉपर के रहता है क्या? वो तो दिखता रहता है एल्यूमिनियम का, नहीं दिखता एल्यूमिनियम कलर, कॉपर का कलर तो पता ही नहीं सबको। हाँ, तो कॉपर का तो नहीं दिखता वो। हाँ, आजकल तो उसको पूरा ब्लैक कलर में पूरा बंद करके एक वायर बना दिए, वो तो अलग है, लेकिन ऐसे जो दिखता रहता है 3 वायर, देखियो कि नहीं उसको, जो एक्सपोज रहता है नॉर्मल, ये 3 वायर कौन से कलर का रहता है? तो एल्यूमिनियम का रहता है, तो कॉपर का नहीं रहता। क्यों ऐसा? जब कॉपर ज़्यादा अच्छा कंडक्टर है तो देखो, क्योंकि ये वायर में ना वो जो रबर वाला कोटिंग है, वो जैसा हम लोग के ये सब वायर में रहता है रबर, मतलब प्लास्टिक का कोटिंग, वो नहीं लगा सकते, क्योंकि वो धूप पानी वानी बन के सड़ जाएगा और थोड़े दिन में हट भी जाएगा, और लगा भी देंगे तो इतना ज़्यादा भारी हो जाएगा उसका एक्स्ट्रा वेट, तो इसलिए इसको पूरा एक्सपोज भी रख देते हैं इस वायर। और जब एक्सपोज रखते हैं तो क्या होता है, कॉपर तुरंत कॉपर ऑक्साइड बना लेता है और वो लेयर बना लेता है और वो खराब हो जाता है, और एल्यूमिनियम में ऐसा नहीं है। ठीक है, इसलिए एल्यूमिनियम यूज करते हैं, जबकि उतना अच्छा नहीं, कॉपर ज़्यादा बेटर होता, पर एल्यूमिनियम ठीक है, मतलब जितना कॉपर में लॉस है ना, जिस अलग अलग टाइप के, वो नहीं होता इसमें। ठीक है, चलो ये सब और डिटेल देखेंगे जब हम लोग अल्टरनेटिंग करंट चैप्टर पढ़ेंगे तो। ठीक है, ये वाला हो गया अच्छे से। ठीक है, ग्राफ बना लिए है ना। हाँ, ग्राफ में क्या है, इसी को क्या बोलते हैं, इस ग्राफ को बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक कर्व। कैरेक्टरिस्टिक कर्व, वी आई ग्राफ को कैरेक्टरिस्टिक कर्व, इसका जो स्लोप होता है वही रेजिस्टेंस होता है। बढ़िया, चलो ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। वो क्या वाला पढ़ लिए थे क्या, एक वायर है जिसको स्ट्रेच कर दिए, वो कर दिए, ये सब कर दिए, वो सब पढ़ लिए थे। ठीक है, उसका 2-4 क्वेश्चन और कर लेते हैं जो आया हुआ है। एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी वाला भी था, चलो उसको भी कर लेते हैं। ये कंडक्टर का शेप ऐसा है, बैटरी लगा है, ये पॉइंट है P, ये पॉइंट है Q, यहाँ से करंट निकला I, ऐसा करंट कर जाएगा सब। तो P से Q जाएंगे तो क्या चीज कम होगा, क्या चीज बढ़ेगा, क्या कैसा बता देंगे। तो बस फॉर्मूला लिखोगे तो दिख जाएगा। आई का फॉर्मूला क्या होता है, आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी, ये होता है ना फॉर्मूला। ठीक है, यही होता है भाई फॉर्मूला। ठीक है, अब देखो क्या हो रहा है। देखो यहाँ से आई निकला है, तो यहाँ से आई निकला है तो यहाँ आई घुसा है। अब जितना आई घुसा उतना ही आई निकलेगा ना इधर से। क्या यहाँ पर आई कम ज़्यादा हो सकता है क्या? कुछ नहीं हो सकता, आई हर जगह सेम रहेगा, क्योंकि करंट टोटल क्या होता है कि जितना बॉल बैटरी से निकला, बॉल समझ गए ना, वही वाला जो एग्जांपल है, ये एक बॉल बैटरी से निकला तो एक बॉल इधर से निकलना चाहिए, और हर जगह एक ही बॉल ट्रेवल करेगा, एक्स्ट्रा बॉल तो नहीं आ जाएगा कहीं से। तो बताओ, अब आई तो चेंज होने नहीं वाला, ये बात तो समझ गया था, है ना। आई तो पूरे तार यहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम है, कहीं तार मोटा हो गया, कहीं पतला हो गया, कहीं कुछ हो गया, कहीं कुछ, तो उससे आई को कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। ठीक है, आई तो चेंज नहीं होने वाला। अच्छा, मतलब कि सी ऑप्शन गया, डी भी गया, अब जो सी नहीं होगा तो ऑल ऑफ द अबव तो होगा नहीं। अच्छा, फिर क्योंकि इसमें एरिया कम हो रहा है, दिख रहा है कि नहीं, ये जो एरिया है, एरिया कम होता जा रहा है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब एरिया का क्रॉस सेक्शन कम होता जा रहा है तो पक्का वीडी को बढ़ना पड़ेगा, तभी तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन सेम रहेगा, ताकि आई सेम रहे।
समझ गए? पहले मान लो कि करंट था 6, तो अगर एक हो गया है 3 तो दूसरे को 2 होना पड़ेगा, एक हो गया है 2 तो दूसरे को 3 होना पड़ेगा। ये दोनों मल्टीप्लाई होके ही तो ये बन रहा है ना। अरे एन और ई तो सेम है, ठीक है। तो ये क्या है, ए और बी डी। तो अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम हो रहा है तो वीडी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो यहाँ इसका ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इधर का ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगा, ज़्यादा होगा, इधर का ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगा, कम होगा। ये बिल्कुल किसके जैसा पता है, ये फ्लूइड्स जैसा है। फ्लूइड्स जैसे फ्लूइड्स में जैसे ऐसा पाइप है, पाइप से पानी निकल रहा है और उसको मैं अपने अंगूठे से सब थोड़ा सा पाइप को दबा दूँ तो फिर पानी तेजी से निकलेगा। क्यों पानी तेजी से निकलता है बताओ? क्योंकि वो वाला है ना अपना इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, a1 v1 इक्वल टू a2 v2, सुने हो क्या नाम कभी? एरिया इनटू वेलोसिटी सेम रहना चाहिए, मतलब जहाँ का एरिया ज़्यादा वहाँ का वेलोसिटी कम, जहाँ का एरिया कम वहाँ का वेलोसिटी ज़्यादा, ताकि a इंटू वी सेम रहे। क्यों? क्योंकि यहाँ से जितना पानी, जैसे ऐसा 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 पाइप, ऐसा ऐसा और ऐसा, अब एक सेकंड में यहाँ से, एक सेकंड नहीं 30 सेकंड में यहाँ से 1 लीटर पानी घुस गया, 30 सेकंड्स में 1 लीटर पानी घुस गया, तो 1 लीटर पानी को निकलना पड़ेगा ना, और पानी स्टोर होने का जगह थोड़ी है। जब 1 लीटर घुसा तो 1 लीटर को निकलना पड़ेगा, लेकिन 1 लीटर तो इतने एरिया से घुसा, पर वही 1 लीटर तो इतने एरिया से निकल रहे थे, लोग जल्दी जल्दी निकलेंगे। क्या समझ आ रहा है कि नहीं क्या बोल रहा हूँ? बस बिल्कुल वैसे ही है, फ्लूइड जैसा, जिसमें a1 v1 इक्वल टू a2 v2 जैसा ही है। जहाँ का एरिया ज़्यादा वहाँ का ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम, तो क्या होगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम होता जाएगा। ठीक है, क्लियर, बढ़िया। चलो और करते हैं अभी इसमें क्वेश्चन। नया रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? ठीक है, एक तो इलेक्ट्रिक ऐसा केबल था, ऐसा केबल था, ऐसा कितना mm रेडियस का, 9 mm रेडियस वाला एक केबल था। इसको हटा के इसके बदले ऐसे बहुत सारे केबल का बंडल ले आए, ऐसे बहुत सारे केबल्स का बंडल ले आए अलग अलग। हर एक केबल कितने का है, 3 mm। और कितने वायर्स ले आए, 7। सबको एक साथ ऐसे रख दिए, ठीक। तो अब रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, इसका रेजिस्टेंस था 14 ओम। मटेरियल सेम है ना, अरे वही रेजिस्टेंस रो एल बाई ए, और क्या। अच्छा, रुको रुको एक मिनट, इसको अभी के लिए छोड़ देते हैं, इसमें यार वो लगेगा ना, पैरेलल नहीं बताऊंगा अभी तुम लोग को, सीरीज पैरेलल। अच्छा चलो ठीक है, पहले वो देख लेते हैं, इसको इसके लिए थोड़ा सा जगह छोड़ देते हैं, बस जस्ट इसके बाद ही करने वाले हैं, ठीक है। चलो यहाँ तक के क्लियर सबको अच्छे से, ठीक है भाई। सर्किट थ्योरी अपन लास्ट क्लास वाले में वापस आते हैं। सर्किट थ्योरी इजी रहता है एकदम ही। क्यों इजी रहता है? क्योंकि हम लोग ना कैपेसिटर में बहुत मेहनत की है, इसलिए इजी है सर्किट थ्योरी। सर्किट थ्योरी क्या है, कहीं पर भी कोई भी सर्किट दिया है, कहीं पे भी क्या रेजिस्टेंस दिया है, कहीं पे बैटरी दिया है, कहीं और रेजिस्टेंस दिया है, ऐसे ऐसा एक और बैटरी है, ऐसे 10 वोल्ट 2 वोल्ट 2 ओम
4 ओम। सब में करंट बता सकते हैं क्या? कैसे बताएंगे? वो लोग कहाँ पे, कहीं एक जगह पे 0। ठीक है, देखो तो करके बताओ। फाइंड करंट इन ऑल द ब्रांचेस, यही क्वेश्चन है। Find current in all the branches. कोई भी एक पॉइंट को आया क्या है? कोई भी, इसको 0, ये भी 0, ये भी 0, ये 0 तो ये 10, ये 10 तो ये 2, ये 2 तो ये 2, वो हो गया। अब बस सब पॉइंट तो बन गए। जैसे ही सब पॉइंट बन गया तुरंत पता है अपने को यहाँ करंट बताओ। V इक्वल टू आई आर है ना, तो I इज इक्वल टू V बाई आर। तो यहाँ का I कितना होगा? V बाई आर। V कितना है? 8, 10 माइनस 2 8, V बाई आर। 8 बाई 2 मतलब 4। तो यहाँ का कितना है? 4 एम्पियर। किधर से किधर डायरेक्शन? इधर, बड़े से इधर, इधर। ये कितना? 4 एम्पियर, 4 एम्पियर। तो फिर यही 4 एम्पियर इधर भी जाएगा तो ये 4 एम्पियर, तो यही 4 एम्पियर इधर भी जाएगा तो 4 एम्पियर, तो यही 4 एम्पियर इधर भी जाएगा 4 एम्पियर। अब नहीं पता, अब इधर इधर कहीं भी हो सकता है। तो अब इसका बता देते हैं। बताओ इसका कितना होगा यहाँ का करंट? 10 माइनस 0 बाई 4, 10 बाई 4 मतलब 5 बाई 2 मतलब 2.5। ठीक है, समझ गए? यहाँ करंट कितना आएगा? 2.5 एम्पियर। तो 2.5 एम्पियर किधर? इधर, इधर 2.5 एम्पियर, तो इधर भी 2.5 एम्पियर, तो फिर इधर भी 2.5 एम्पियर। अब इधर से 2.5 आ रहा है, इधर से 4 आ रहा है, ये दोनों मिलके इधर, क्योंकि और कोई ऑप्शन ही नहीं है इस जंक्शन में, और कोई ऑप्शन ही नहीं है, इधर ही जाएंगे। इधर कितना जाएगा? 6.5 एम्पियर। बस आ गया। और हमेशा देख लेना बड़े वाले बैटरी के पॉजिटिव से निकल रहा होगा करंट। ठीक है, चलो ये वाले दोनों बनाओ। मेरे को नहीं लगता अब कुछ इसमें ज़्यादा टफ होने वाला है। सब पॉइंट्स को मार्क करना है और बस। ये सेकंड वाला आया। अब तो तेज हो गया यार, इसमें सेकंड वाला बनाओ।
आया, सेकंड आया, ठीक है। हेलो 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 हेलो, हाँ जी। नहीं नहीं, दरवाज़ा खुला ही हुआ है, लॉक नहीं हुआ है। मतलब मैं बाहर हूँ, बस चाबी मैं ले आया था नीचे, लॉक नहीं कर पाया था। आप धक्का दो ना, खुल जाएगा। अरे नहीं नहीं नहीं, मतलब मैं बाहर हूँ, क्लास में हूँ। धक्का दो ना, खुल जाएगा। हाँ ठीक ठीक। चलो, हाँ कहाँ कहाँ जी, कहीं पर भी, यहाँ जीरो जीरो जीरो, ठीक है। ये वाला 10, ये वाला 10, तो ये वाला भी 10, ये 10 तो ये 14, क्योंकि मेरे को किसी भी रेजिस्टेंस के क्रॉस चाहिए, याद रखना, तभी भी इक्वल टू आई आर हो पाएगा। रेजिस्टेंस के अक्रॉस चाहिए, ठीक है। तो रेजिस्टेंस था तो यहाँ जीरो, तो यहाँ नहीं पता ना, यहाँ पता होने से कोई नहीं होगा, बैटरी आ गया बीच में। रेजिस्टेंस के बीच में कुछ नहीं आना चाहिए, इसका पता होना, तभी भी इक्वल टू आई आर लगेगा। अच्छा, यहाँ अब यहाँ से यहाँ भी 10 है तो यहाँ 10 है, तो काम चल जाएगा क्या इससे? नहीं, इसकी यहाँ का पता नहीं है ना, यहाँ का कितना होगा, ये 0 तो ये 2 होगा ना। अब ठीक है, ठीक, क्लियर हो गया, बस सबका रेजिस्टेंस बता दो, करंट अब क्या है। इधर कितना हुआ 14, और इधर 2, तो 7 एम्पियर इधर से, 7 एम्पियर इधर है, तो यही 7 एम्पियर इधर भी होगा, क्योंकि वहीं से तो आ रहा होगा। यही 7 एम्पियर इधर भी होगा। रास्ते में कोई भी रहे, बैटरी, रेजिस्टेंस, कुछ भी, एक बार एक ब्रांच का करंट डिसाइड हो गया तो उस ब्रांच में सेम ही करंट होता है, ठीक है। चलो बढ़िया, उसके बाद अब इधर का तो नहीं पता भाई, इधर का बताते हैं। 10 माइनस टू 8, 8/4, इधर 4, तो इधर 4, तो इधर 4 एम्पियर, इधर 4 एम्पियर, 4 इधर से, 7 इधर से, 11 एम्पियर इधर, हो गया है ना? अच्छा, तुम लोग कहीं और जीरो लेके भी बना लेना, इसी को जीरो बोलना जरूरी नहीं, इस पॉइंट को जीरो बोल दो, इस पॉइंट को जीरो, किसी भी एक पॉइंट को जीरो, कोई भी एक स्टार्टिंग में किसी भी एक पॉइंट को जीरो बोल सकते हैं ना, कहीं को भी रैंडम एक जगह को जीरो बोल देना, फिर भी आंसर सेम ही आएगा, करंट अलग नहीं आएगा कभी भी, ठीक है। क्या ये वाला बना कि नहीं? बढ़िया, वेरी गुड। अच्छा, एक मिनट रुको तो यार, ऐसा तो नहीं करते कुछ तुम लोग, इसमें टाइम लग रहा है, जैसे कि जैसे मैं ऐसा क्वेश्चन दिया हूँ, ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को बनाना है, तो पहले इसका ये डायग्राम को बना रहे हैं कॉपी में। अब ये सब चीज़ थोड़ा सा सीखना पड़ेगा, क्या है, नीट ऑनलाइन होने वाला है अगले साल, जब हम लोग दिलाएंगे तो ऑनलाइन होगा नीट, तो स्क्रीन में देखेंगे, तो स्क्रीन में अगर ऐसी डायग्राम रहेगा तो उसको रफ में बनाना पड़ेगा ना। क्वेश्चन पेपर में रहता तो वही कर देते, क्वेश्चन पेपर में ही कर देते ना, ये सब एरो एरो, समझ गए। तो अब स्क्रीन में रहेगा तो नहीं कर पाएंगे। तो देखो भाई, बनाना है तो थोड़ा जल्दी बनाया करो। कैसे जल्दी बनाना है? ऐसे नहीं, ऐसा बनाए तो फिर ऐसे ये, फिर ये फिर ऐसे मत बनाना, ऐसे में बहुत टाइम लगेगा, और तुमको ऑनलाइन एग्जाम होगा तब भी बहुत टाइम लगेगा। हमेशा कितना कितना डब्बा दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है कि नहीं, ऐसा तो ऐसे बना दो बस। अब यहाँ ये है, वहाँ ये, एक ये, एक ये, जहाँ बैटरी जैसा, बस, तो जल्दी बनेगा। बस बैटरी का बड़ा डंडी और छोटा डंडी ध्यान रखना।
चलो ठीक है, तो इसमें कहीं भी जीरो करो, चालू करो फिर। और कहीं पे भी चाहिए, यहाँ भी चाहिए, ये वाला, ये होगा 12 है तो इसमें 16, ठीक है, ठीक है ना, सब कहा गया वोल्टेज मार्किंग। रेजिस्टेंस जहां पर भी दिखता है उसके ऊपर नीचे, उसके आजू बाजू को रेजिस्टेंस के ऊपर नीचे वाले पॉइंट्स का चाहिए वोल्टेज, तभी इक्वल टू आई आर करते हैं। बस हो गया, फिर बताओ कैसे करेंगे इसमें। ये 2 है, ये 6 है, तो कितना हो गया ये 6 माइनस 2 4, 4/2 मतलब 2, तो इधर से 2 एम्पियर। अब एक बार ये 2 एम्पियर है मतलब इधर भी 2 एम्पियर होगा, इधर भी 2 एम्पियर होगा, ये ऐसा 2 एम्पियर। हाँ बस अब रुक जाओ, ब्रांच आ गया ना कई सारा, अब नहीं पता, एक ब्रांच में सेम होता है बस, कहीं और जंक्शन नहीं आना चाहिए। जब तक कोई नया जंक्शन आ गया, अब पता नहीं कहीं कहीं अलग अलग हो सकता है। उस ब्रांच का तो 2 एम्पियर फिक्स हो गया, ठीक है भाई। ये यहाँ पे भी 2 एम्पियर होगा क्या? नहीं नहीं, वही 2 एम्पियर इधर थोड़ी आएगा, उसके बाद तो दो दो रास्ते हैं, ठीक है ना, तो ये 2 एम्पियर नहीं होगा फिक्स। हाँ ठीक है, ये वाला बस हो गया। अच्छा अब यहाँ का बताओ, 16 माइनस 0/2, 8/2, 16 माइनस 0/2 मतलब 8, 8 एम्पियर किधर, इधर, इधर कितना है 8 एम्पियर। हाँ अब पता चल गया, इधर से कितना आ रहा है 8, इधर से कितना आ रहा है 2, तो 8 और 2 मिलके कितना हुआ 10, और 10 इधर जाएगा, ठीक है बढ़िया। अब 10 इधर आया तो 10, अब 10 को यहाँ दो रास्ते मिलेगी, इधर जाने का इधर जाने का, कुछ इधर जाएगा कुछ इधर, या फिर यहाँ से भी कोई आ रहा होगा तो मिल के इधर, क्या पता, वो देखेंगे जब रेजिस्टेंस में निकलेगा तब। इधर बताओ कितना, 12 माइनस 2 नहीं, 12 माइनस माइनस 2 मतलब 14, ठीक है, ये -2 है ना, तो डिफरेंस तो 14 का है ना, 12 और -2 में डिफरेंस 14 का है, तो 14/2 मतलब 7 एम्पियर, इधर इधर 7 एम्पियर, तो इधर 7 एम्पियर, तो इधर 7 एम्पियर। हाँ अब समझ में आ गया है ना, इधर से 7 आ रहा है, इधर से 10 आ रहा है, 17 इधर घुस गया, बस हो गया आंसर। अब देखो सब ब्रांच में पता चल गया, ठीक है ना। नीट में क्या आता है पता है, फाइंड करंट थ्रू दिस 2 ओम रेजिस्टर, या फाइंड करंट थ्रू ये एम्पियर, या फाइंड करंट थ्रू दिस बैटरी, ऐसे क्वेश्चन होता है, तो अपन सब निकाल लेते हैं एक बार में, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब बढ़िया बात बताऊं क्या, ये जेईई का क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन, इसी का एक दूसरा फॉर्म एडवांस में आया था, और ये वाला जो है वो मेंस में आया था, ऐसे ही एडवांस में भी आ चुका है जेईई एडवांस में, ठीक है। नीट में का बढ़िया क्वेश्चन है ये, बहुत इजी नहीं है, लेकिन अपने को अपन कैपेसिटर से यही करते आ रहे ना भाई, 10 बार 20 बार हो गया यही करते, तो अब अपने लिए इजी है कौन कौन सा क्या करना, ठीक है। चलो तो थोड़ा सा बढ़ते हैं, यही वाले से आगे बढ़ते हैं, थोड़ा अच्छे में जाते हैं। मेरे हिसाब से तो ये भी कोई खास नया लगना नहीं चाहिए, फाइंड करंट इन ऑल द ब्रांचेस। एक रेजिस्टेंस के ऊपर नीचे, एक रेजिस्टेंस के जस्ट आगे आजू बाजू वाले पॉइंट्स में अपने को दोनों वोल्टेज चाहिए, है ना। कहाँ पे एक जगह जीरो बोलो, है ना, ये सब 0 0 0, फिर
हड़बड़ी नहीं, आराम से बनाओ, जल्दी नहीं बनाना इसको। यहाँ 0 तो यहाँ पे कितना -2 और यहाँ पर 4 और यहाँ पर कितना लिख के अटक गए कि नहीं। हाँ तो फिर क्या करते थे बताओ, पता है सबको, मेरे को मालूम है तुम लोग सबको पता है। बता दो बता दो। अगर इस पॉइंट का पता चल जाए तो हो जाएगा क्या, क्योंकि जो इसका होगा वही इसका होगा, वही इसका भी होगा। इसका पता चल जाए तो काम चल जाएगा क्या, तो नहीं पता तो क्या बोलते हैं, और उसी को सबसे बड़ा बोलते हैं, है कि नहीं। तो ये कौन सा पॉइंट है, x, इसी ये x है तो ये भी x है, तो ये भी x है ना, ये तो क्लियर है। अच्छा देखो x से क्या कौन सा करंट निकल रहा होगा, एक I1 और इधर I2 और इधर I3, लेकिन हमको पता है भाई तीनों निकल तो नहीं सकते ना, कोई दो आ रहे होंगे, कहीं एक जा रहा होगा ना, लेकिन हम तो तीनों निकल रहा बोल दिए। लेकिन I1 + I2 + I3 0 बोल दो क्या, जैसे वहां क्या बोलते थे, Q1 + Q2 + Q3 को 0 बोलते थे, यहाँ I1 + I2 + I3। अच्छा I = क्या होता है, V = IR, I = V/R, ठीक है। तो I1 कौन है, ये है यहाँ वाला करंट I1, I2 कौन है, इधर वाला है I2, ठीक है। चलो अब मैं पहला वाला बता रहा हूँ, फिर दूसरे से तुम लोग बनाना, ठीक है। सेम वाला भी और भी करेंगे कई सारा। बोलो I1 की जगह क्या लिखूं, बताओ तुम लोग बताओ, मैं लिखता हूँ। I1 की जगह क्या लिखूं, I1 यहाँ का करंट है, I क्या होता है, V/R, तो V कितना है, X, ये डिफरेंस ना, X -2, X -2/2, क्या वही I1 है, तो I1 की जगह लिख देता हूँ X -2/2, अब प्लस I2 की जगह X -6/2, ये, अब प्लस I3 की जगह X -4/2। हम लोग क्या बोले हैं कि जो X है वो सबसे बड़ा है, लेकिन पता है ना सबसे बड़ा नहीं होगा, क्योंकि कोई दो करंट आ रहा होगा, तीसरे उधर जा रहा होगा ना, पर हम लोग तो ऐसे बोल दिए, ठीक है। पर ऐसे मार्क मत कर देना, ये गलत है, एक्चुअल में I1 I2 I3 ऐसे तो नहीं होगा, वो आ जाएगा अपने आप, यहाँ से X का वैल्यू निकलेगा, ठीक है। कितना आ रहा है देखो तो X 8 आ रहा है, 8/3, हाँ सही है। एक दो तीन 3x -4 8/3 आएगा। x का वैल्यू आया कि 8/3, ठीक है, बढ़िया। हम लोग तो बोल रहे थे 8/3 से, नहीं है भाई 8/3 सबसे बड़ा, तो यहाँ पर क्या होगा 8/3, यहाँ भी क्या होगा 8/3। अब पता चलिए, हाँ अब बता सकते हैं। अब इसका करंट बताओ, 8/3 -2/2, यहाँ का करंट कितना, 8/3 -4 में 4 -8/3, क्योंकि यहाँ का 4 बड़ा है कि 8/3 बड़ा है, 4 बड़ा है ना, तो यहाँ से करंट ऐसे जाएगा। वो शुरू में हम लोग ऐसे बोले थे, जो एग्जाम्पशन था इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग जो गलत होता है, सिर्फ x निकालने के लिए ऐसा करते हैं, पता है ना ये सब बात। अरे I1 I2 I3 हम लोग क्या बोले, x को क्या बोले, x को सबसे बड़ा है,
एक्स जो है वो सबसे बड़ा है ऐसा एज्यूम किए, पर सबसे बड़ा एक्स है नहीं। सबसे बड़ा होता है सबसे करंट निकलता, सब निकलना तो पॉसिबल नहीं है। कोई दो जगह से आ रहा होगा, कोई एक जगह जा रहा होगा, या कोई दो जगह से आ रहा होगा, कोई एक जगह जा रहा होगा। हम लोग एज्यूम करके उसको जीरो करते हैं, अपने आप एडजस्ट हो जाता है ओम्स लॉ से। ठीक है, तो एक्स का वैल्यू आ गया 8/3। अब इजी है, तो यहाँ वाला करंट बताएंगे। यहाँ वाला करंट कितना होगा एक्चुअल में, यहाँ वाला करंट कितना होगा एक्चुअल में, x माइनस माइनस 2 मतलब x प्लस 2/2, और x कितना है 8/3। तो यहाँ का जो करंट होगा वो कितना होगा 8/3 प्लस 2/2, ठीक है ना, जो कि कितना हो गया 14/6, ठीक है 7/3। तो यहाँ का करंट कितना हो गया 7/3। कौन बड़ा है इसमें, x बड़ा है, तो नीचे जा रहा होगा 7/3 एम्पियर। बोलो क्लियर हुआ क्या अच्छे से, कोई डाउट नहीं है इसमें। ये वाले में बताना 4 बड़ा है कि x बड़ा है, 4 बड़ा है, क्योंकि x तो 8/3 है भाई, 8/2 होता है ना 4, तो 8/3 4 से तो छोटा ही है, तो पक्का करंट ऐसे जा रहा होगा। कितना जा रहा होगा 4 माइनस 8/3/2, और यहाँ का करंट कितना होगा 6 माइनस 8/3/2। तो यहाँ का करंट ऐसे, अब ये दो करंट जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं ऐसे। ठीक है, और करते हैं अभी एक तो, ये इसमें एक तो से नहीं बनता है, और करेंगे अभी, पर सिमिलर है एकदम। नीट का अच्छा पेपर आएगा तो यही आएगा। नीट में ना कैपेसिटर वाला आ चुका है, ये वाला ऐसे वाला एक आधी बार आया बस, कैपेसिटर वाला बहुत बार आया। तो ठीक है ना भाई, कैपेसिटर रहे कुछ भी रहे, मेथड सेम है। चलो अगर ये सब बना दोगे तो लास्ट, नहीं तो फिर एक तो और। ये वाला जिसका निकल गया बहुत बढ़िया, एक्स निकल गया उसके बाद तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना, एक्स निकलने के बाद थोड़ी कोई प्रॉब्लम है। निकल गया जिसका ठीक है, नहीं निकला अटक गया, थोड़ा जगह छोड़ दो उसको बनाओ। ये बन गया मतलब समझ जाओ कि ठीक है हो गया। जल्दी जल्दी नहीं है, आराम से बनाना, सही बनाना है, वैल्यू सही से लिखना है। कोई भी भाई कहीं से भी कोई भी एक पॉइंट को 0 लिखो, वहां से चालू करो, फिर एक जगह फंस जाएंगे, जहाँ फंसेंगे वहाँ एक्स बोलना है, बस वही तो प्रोसेस सेम है बिल्कुल। कहाँ 0 बोलना अच्छा रहता है हमेशा, बड़े बैटरी के नीचे। हाँ बढ़िया, ये वाला पॉइंट तू कैसे आ गया बता मेरे को।
हाँ, ये वाला जीरो कैसे हो गया? ये जीरो है तो बीच में आ गया ना, जब कोई नहीं होता है तब होता है ना जीरो। रास्ते में कोई नहीं है तब तक उस पॉइंट का नाम जीरो है। अरे भाई ये जीरो थी, जीरो थोड़ी होगा, ये आ गया ना बीच में, कुछ भी आ गया तो फिर अलग हो जाता है पॉइंट। ये जीरो नहीं, अच्छा किसको एक्स बोले? इसको एक्स, इसको जीरो बोले। ये जीरो तो ये टू, और ये टू तो ये नहीं पता, क्योंकि ये कैसे पता होगा, है ना? ये वाला एक्स है, ये वाला कितना होगा? एक्स प्लस फोर, है ना? ठीक है, एक्स प्लस फोर, फिर एक्स को सबसे बड़ा यहाँ से करंट निकालना, फिर वैल्यू, ठीक तो लिख रहा है। ऊपर वाला बता सकता लिखा कौन सा एक्स, कौन सा आपकी पॉइंट कौन सा है? वहाँ पर पी है ना, हाँ, और पी को सबसे बड़ा बोल के तीनों करंट बता दिए, तो कितना आ रहा है? पी कितना आ रहा है? हाँ, 10/3 नहीं आएगा, 4 आएगा, 4 आएगा, 4 आएगा, 4, 10/3 नहीं, बेकार कैलकुलेशन गलती किया, 4 वोल्ट आएगा। इसको एक्स बोला ना, हाँ सही तो है, तो फिर पता ना, तो अब यहाँ से करंट निकालना भाई, इधर I1 I2 I3 एक्स, ये वाला पॉइंट एक्स तो नहीं होगा, ये जीरो है तो ये कितना होगा? 4 होगा, लेकिन हाँ, जैसे ये एक्स है तो यहाँ पर ये वाला पॉइंट कितना होगा? एक्स माइनस टू, इधर बैटरी लगा तो नहीं लगा, है ना? एक्स माइनस टू, ठीक है, एक्स माइनस टू, ये I1 I2 I3। यहाँ से इस पे अगर पी ले लें इस क्वेश्चन में, तो शायद पोटेंशियल यहाँ पे इधर भी आएगा, इधर भी आएगा, इधर भी आएगा। कौन से बॉटम लेफ्ट वाले को? नहीं, ये वाला मैं इस क्वेश्चन बात कर अच्छा, इसको नीचे वाले में। यहाँ पे भी तो अगर यहाँ पी लेंगे तो यहाँ पे -2 आ जाएगा। हाँ हाँ, ये -2 ही तो होगा। हाँ, सबसे इस वाले क्वेश्चन में बोल रहा है ना? हाँ। तो पिछले वाले में बोल रहा है। इस वाले में कहाँ पे कॉपी बोलना है? बॉटम राइट, हाँ नहीं, ऊपर वाले बात कर रहा हूँ। ऊपर वाले, हाँ, वहाँ ऊपर भी है, हाँ, वहाँ से वो -2 जाएगा ना लेफ्ट साइड में। कहाँ इसमें बता, कहाँ पे बोल रहा है? पी -2 जाएगा ना, ये पी है तो ये P-2 हो जाएगा, यस। तो P-2 से इसे इक्वेट करेंगे ना जीरो वाले इक्वेशन में। हाँ नहीं, तो यहाँ से करंट निकलेगा ना, यहाँ से I1, इधर से I2, इधर से I3, तो एक करंट को I1 + I2 + I3 को जीरो करते हैं ना। करंट क्या होता है? V/R, ठीक है। एक और फिर इसके जैसा अगर बना दो तो फिर ठीक, नहीं तो एक और करेंगे, ठीक है? हाँ हाँ, ये 2 क्यों होगा भाई? ये वाला नहीं, हाँ ये x है ना, ये x है तो ये x -2 है, x से 2 कम हुआ है ना, समझ गए क्या बोल रहे हैं? ये वाला x है ना, ये कितना होगा? x -2। अगर ये 10 होता तो ये कितना होता? 8, क्यों? 10 - 2, तो ये x है तो x -2, उसमें क्या, ठीक है। चलो तो देखो, जैसे ही इसको जीरो बोले क्या सब लोग? इसको नीचे वाले पॉइंट को किसी को भी बोल सकते हैं ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं दोनों 2-3 तरीके से बता दूंगा। पहले अभी जैसे इसको जीरो बोल दिए, बड़े बैटरी के नीचे जीरो बोलो, बड़े बैटरी के छोटे डंडी पे जीरो बोलो तो ज़्यादा इजी होता है कैलकुलेशन, ठीक है। ये जीरो तो ये 4, ठीक है, ये जीरो तो ये 6, है ना, और ये जीरो तो ये नहीं पता, ये अब ये भी नहीं पता, ये भी नहीं पता। तो जहां से बहुत सारे करंट निकल रहे हैं, I1 I2 I3 जीरो करना है, तो इसको क्या बोलूं? x, ये x है तो ये x -2 है कि नहीं? सबको या तो जीरो या तो नंबर या तो x के टर्म्स में चाहिए अपने को, ठीक है। क्लियर अच्छे से? चलो अब बताओ, अब क्या बोलूं मैं? x सबसे बड़ा, x जो है ये कौन है? ये सबसे बड़ा है। जब ये सबसे बड़ा ऐसा ज्यूम कर रहे हैं तो इससे सारे करंट निकलेंगे भाई, सबसे बड़े पोटेंशियल से करंट निकलता है। वैसे हमको पता है वो नहीं है सच, पर वो अपने आप कैलकुलेशन में आ जाएगा। तो इधर क्या है? I1, नीचे कौन है? I2, इधर कौन है? I3। अब मेरे को पता है कि I1 + I2 + I3 जो है वो जीरो होना चाहिए। ध्यान से देखना है, ये I1 है तो ये भी I1 है कि नहीं? ये I1 है ना, और ये I2 है
और ये I3 है। क्लियर? चलो अब I1 का वैल्यू बताओ। I1 का वैल्यू क्या होगा? I1 का वैल्यू जहाँ भी रेजिस्टेंस होगा वहीं से तो निकालेंगे। I1 का वैल्यू होगा कितना? पोटेंशियल डिफरेंस बाई रेजिस्टेंस, अरे V बाई R। तो V कितना है? V x माइनस 2 माइनस 0 है क्या? बाई 2, ये I1 है। ठीक है, करंट कभी बैटरी से नहीं बता सकते, रेजिस्टेंस नहीं बता सकते, V इक्वल टू आई आर। ठीक है, और I2 कौन है? ये I2 कितना होगा बताओ? प्लस x माइनस 6 बाई 2। और I3 कौन है? x माइनस 4 बाई 2। ठीक है, अब यहाँ से x का वैल्यू आ गया, देखो कितना आया? 3x माइनस 12 इक्वल टू 0, x4 आया देखो। ठीक है, अब x आ गया ना 4 वोल्ट। अब बताइए सबसे बड़ा है क्या? बताओ। नहीं भाई, कहाँ 4 वोल्ट सबसे बड़ा? इधर तो 6 है, तो अपने आप एडजस्ट हो जाता है। हम लोग एज्यूम करते हैं सबसे बड़ा। अच्छा, तो जो ग्रीन कलर का I1 I2 I3 मार्क किया वो, अब उसको हटा दो, उसका कोई काम नहीं, वो सिर्फ x निकालने तक का एजम्पशन था। रियल करंट तो अब निकलेगा ना। ठीक है, x निकालने तक का एजम्पशन था I1 I2 I3। रियल करंट तो अब निकलेगा। बोलो, रियल करंट बन जाएगा ना अभी? अब बताओ, ये 4 आ गया, ये वाला 4। ठीक है, तो क्या होगा? ये 6 माइनस 4 बाई 2, मतलब इधर 1 एम्पियर। ये रियल करंट, इधर 1 एम्पियर तो इधर भी 1 एम्पियर। अच्छा, इसमें क्या होगा? इधर x माइनस 2, x माइनस 2 मतलब 4 माइनस 2, 4 माइनस 2 मतलब 2 वोल्ट हुआ ये। तो रियल में 2 वोल्ट है, 2 माइनस 0 बाई ये, तो 2 माइनस 0 मतलब कितना हुआ? 2 वोल्ट। तो 2 बाई 2 करेंगे तो 1 एम्पियर। तो इधर भी कितना आएगा? इधर 1 एम्पियर। तो यहाँ से 1 आ रहा है, यहाँ से 1 आ रहा है, अच्छा यहाँ 1 आ रहा है, यहाँ से 1 जा रहा है, तो यहाँ कोई भी करंट नहीं जाएगा, जीरो। देख लो जीरो हो रहा है कि नहीं? 4 माइनस 4 0, तो यहाँ से कोई करंट नहीं जा रहा है। ठीक है ना, तो किसी ब्रांच से कोई करंट नहीं जा रहा है, ऐसा भी हो सकता। सबको दिखा मेरे इधर से, और मेरे को वो निकाले बिना भी पता था, जब यहाँ से 1 एम्पियर आ रहा है और यहाँ से 1 एम्पियर जा रहा है, तो ये 1 एम्पियर आया, इधर से पूरा 1 चला गया, तो इधर तो कुछ गया ही नहीं, तो जीरो होना चाहिए। करके भी देख लेते हैं, ये 4 माइनस 4 0, तो करंट जीरो। ठीक है, अच्छे से क्लियर हुआ? बढ़िया है ना, एकदम अच्छा क्वेश्चन है ये। है अपना, इसको ना बहुत सारे लोग अलग अलग मेथड से बनाते हैं, लेकिन यही मेथड सबसे बेस्ट है। और यही मेथड से कैपेसिटर में भी बना सकते हैं, यही मेथड से इसमें भी बना सकते हैं। एक और मेथड पढ़ेंगे हम लोग इस चैप्टर में, जिसका नाम है किरचॉफ लॉ, जो पढ़ने वाले थोड़े आगे में। ठीक है, हो गया ये? चलो, हेडिंग डालना है। 12th एग्जाम में बहुत आता है ये सब, जो अभी पढ़ेंगे। इसमें पहला होता है जंक्शन रूल। जंक्शन रूल में लिखना है at any electrical junction, at any electrical junction, at any electrical junction, any electrical junction, algebraic sum of all the currents, at any electrical junction, algebraic sum of all the currents is 0. तो ये तो अपने को पहले भी पता था, जितना करंट आ रहा है उतना ही करंट जाएगा। टोटल आने वाला करंट इक्वल टू टोटल जाने वाला करंट, उसी का अलजेब्रिक सम, ऐसा बड़ा बड़ा बात, मतलब वही है।
आने वाले करंट को प्लस 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 I1 I2 I3 जो जंक्शन को अप्रोच कर रहे हैं और जो जंक्शन को छोड़ के जा रहे हैं वो माइनस। एल्जेब्रिक सम ऐसी होता है ना, आने वाले को प्लस बोलो जाने वाले को माइनस, या जाने वाले को प्लस बोलो आने वाले को माइनस, एक ही बात, उससे कुछ नहीं फर्क पड़ता। टोटल ये होना है कि आने वाला करंट इक्वल टू जाने वाला करंट। ठीक है, और इसी के नीचे एक नोट लिख लेंगे, दिस इज अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज मतलब जितना चार्ज, करंट क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, तो जितना चार्ज यहाँ से फ्लो होकर आ रहा है उतना ही चार्ज को जाना पड़ेगा, कि एक्स्ट्रा चार्ज रुक नहीं सकता या आ नहीं सकता, चार्ज टोटल चार्ज कंजर्व। तो जो किरचॉफ फर्स्ट लॉ है, जंक्शन रूल बोलते हैं जिसको, अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अच्छा, फ्लूइड्स में भी ऐसी था, बहुत सारा पाइप होता था, जब एक पाइप इधर, एक पाइप इधर, एक पाइप इधर, एक पाइप इधर, समझ रहे हो, तो जितना पानी तीनों पाइप से आया वो सब एक ही पाइप से जाएगा। फिर उसी में इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लगाते हैं, A1 V1 A2 V2, और उसमें बर्नौलीज थ्योरम भी लगाते हैं। किसी को याद होगा वाला तो बढ़िया बात, नहीं तो फिर कोई दिक्कत नहीं, बता देता हूँ कौन सा वाला क्वेश्चन, याद है तो अच्छा, नहीं तो फिर कोई बात नहीं। ये वाला क्वेश्चन होता था, ये बर्नौलीज थ्योरम का नीट का सबसे अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ का डायमीटर दिया हुआ, यहाँ का भी डायमीटर दिया, यहाँ का डायमीटर है 1 सेंटीमीटर, यहाँ का डायमीटर है 0.5 सेंटीमीटर, और यहाँ का डायमीटर है 2 सेंटीमीटर। यहाँ पे पानी का वेलोसिटी है 2 सेंटीमीटर पर सेकंड, यहाँ पे पानी का वेलोसिटी है 6 सेंटीमीटर पर सेकंड, तो यहाँ पे पानी का वेलोसिटी कितना होगा। ठीक है, ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का बेस्ट क्वेश्चन है। ठीक, साइड बना लिए रहो, इसके जैसा है ये, जितना पानी आया उतना ही पानी गया। A1 V1 इक्वल टू A2 V2 लगाना है, बर्नौलीज थ्योरम लगाना है, बन जाता है। ठीक है, जिसको याद है अच्छी बात है भाई, नहीं याद है तो बता देता हूँ, ये नीट का ही क्वेश्चन है, नीट में आ चुका और रिपीटेड कई बार आएगा सिमिलर क्वेश्चन। ठीक है, तो जो चैप्टर पढ़ते रहेंगे जिसका सेम एनालॉजी अवेलेबल होगा तो पिछले क्लास 11 क्लास से या कहीं से, तो उसको मैं साइड में बता दूंगा, उसके जैसा वाला क्वेश्चन भी, ताकि रिवाइज करो तो दोनों एक साथ हो जाए। जिसको ये वाला सब बनाने आता है बढ़िया। अच्छा, इसी में ये वाला भी रहता है, कभी पानी इधर चलते रहता है, कभी इधर चलते रहता है, कभी इधर चलते रहता है, कभी इधर आते रहता है, कुछ भी हो सकता है, कोई भी पानी आने वाला जाने वाला बन सकता है। इसमें क्या लगाते हैं, इसमें लगाते हैं A1 V1 इक्वल टू A2 V2। ठीक है, बढ़िया। अच्छा, ये किस लॉ से हिसाब से बताओ, ये क्या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ क्या होगा, जैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है, क्यों, क्योंकि जितना चार्ज आया उतना ही चार्ज गया, क्योंकि चार्ज स्टोर होकर जंक्शन में रुक नहीं सकता, क्योंकि कंडक्टर है, बेहतर रहना पड़ेगा, और यहाँ पर एक्स्ट्रा चार्ज भी कहीं से नहीं आ सकता, जितना चार्ज आया उतना चार्ज उतने ही टाइम पे जाना पड़ेगा, है ना। तो ये क्या चीज़ है, जितना क्या आया, जितना पानी, मतलब जितना मास, तो ये क्या, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये भी नीट का क्वेश्चन। ठीक है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इज अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ऐसा करेगा। ठीक है, चलो बढ़िया। तो आगे बढ़ते हैं, किरचॉफ वोल्टेज, किरचॉफ सेकंड लॉ, इसको बोलते हैं वोल्टेज लॉ। अब इसमें बुक में क्या क्या लिखा रहता है उसको पूरा छोड़ देना, वो पूरा बेकार नहीं, वो ही सही है एक्चुअल में, लेकिन ना वो बहुत कंफ्यूजिंग है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है, कब क्या हो रहा है, क्या प्लस लगा रहे हैं, माइनस, कुछ समझ नहीं आता है, बहुत कंफ्यूजिंग है। और लैंग्वेज एक बार NCERT सब में पढ़ के देख भी लेना, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है ना। तो अपन वोल्टेज लॉ को एकदम इजीली सीखेंगे, मैं बता रहा हूँ, बहुत आसान तरीके से। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही वाला फॉलो करेंगे, कभी भी गलती नहीं होगा। ऐसे वोल्टेज लॉ का मतलब होता है कि लाइन से वोल्टेज को लिखते जाना है। अच्छा, कैसे वोल्टेज को लिखते जाना है भाई, जैसे यहाँ बोल दिया मैं 2 एम्पियर करंट चल रहा है, ये वाले पॉइंट का नाम है A, ये वाले पॉइंट का नाम है B। तो A से चालू करना है चलना और B तक जाना है, और कभी कभी B से चालू करना है A तक जाना है, जैसा क्वेश्चन में दिया हो। अभी तो A से शुरू करना है,
ठीक है। और जो जो पॉइंट आते जाएगा उसको सबको लिखते जाना है रास्ते में। मैं सबका वो लिख देता हूँ, ये दिया हुआ है, ठीक है। तो देखो इसको मैं ऐसे मेथड जो बता रहा हूँ बस यही करना है, और कुछ दूसरा बुक वाला मेथड बिल्कुल मत जाना, बहुत बेकार है वो। तो स्टेप 1 देखो कैसा। स्टेप 1 है इसमें मार्क ऑल साइंस। सबसे पहले साइन मार्क करना है सब में। साइन मतलब प्लस माइनस। बैटरी में तो बहुत आसान है प्लस माइनस मार्क करना। बैटरी का बड़ा डंडी प्लस, छोटा वाला माइनस, ये वाला माइनस, ये वाला प्लस, ये वाला प्लस, ये वाला माइनस, बस कोई दिक्कत ही नहीं है कि नहीं। रेजिस्टेंस में कैसे प्लस माइनस करेंगे मार्किंग? तो करंट जहां से घुसा उसको बोलेंगे प्लस, और करंट जहां से निकला उसको माइनस। अरे ऐसे कैसे पता चला करंट यहाँ से घुस रहा? क्योंकि करंट देखो यहाँ बना हुआ है, तो यही करंट इधर से आ रहा है, तो एक ब्रांच में करंट कभी चेंज नहीं होता, पता है ना, ठीक है, ठीक है। अच्छा करंट अगर इधर बना होता ऐसे, तो फिर मैं यहाँ कैसे मार्क करता? इधर प्लस और इधर माइनस, क्योंकि करंट इधर से घुसता। समझ गए कि नहीं? तो सबसे पहला स्टेप है मार्क नेगेटिव पॉजिटिव। अच्छा इसमें किधर मार्क करूं? लेफ्ट साइड क्या करूं? इस रेजिस्टेंस में लेफ्ट साइड क्या मार्क करूं? प्लस की माइनस? प्लस। इधर क्या माइनस? क्योंकि करंट तो इधर ही से घुसेगा ना। जिधर रेजिस्टेंस में जिधर करंट घुस रहा है वो प्लस, और जिधर से निकल रहा है वो माइनस, ठीक है। चलो अभी ऐसा क्यों है, धीरे धीरे आएगा समझ में, तुरंत नहीं आएगा, ठीक। चलो बढ़िया, अब ध्यान से देखना है, ये हो गया। अब स्टेप 2 में क्या लिखना है? राइट वोल्टेजेस अलोंग द गिवन पाथ। अभी गिवन पाथ जो है ना वो बढ़िया कहानी है। गिवन पाथ वो करंट की तरफ भी हो सकता है, करंट के अपोजिट भी हो सकता है। अभी किधर है? करंट की तरफ, क्योंकि अभी मेरे को चाहिए ए से बी जाना है, ए से बी जाना है, ऐसा क्वेश्चन में लिखा है, ठीक है। चलो बताओ, ए से बी के जो जो रास्ते में पड़ेगा उसका वोल्टेज लिखना है, सिर्फ वोल्टेज और कुछ नहीं। चलो तो यहाँ पे क्या लिखूँ? सबसे पहले VA, जहाँ से शुरू किए इसका नाम था VA, उसके बाद आगे बढ़ो। अब यहाँ कौन आया? 2 वोल्ट, तो क्या लिखना है? 2 वोल्ट। लेकिन प्लस 2 वोल्ट की माइनस 2 वोल्ट? तो उसके लिए क्या नियम है? अगर घटेंगे तो माइनस और बढ़ेंगे तो प्लस। घटेंगे मतलब प्लस से माइनस गए ना, मतलब घटे, माइनस से प्लस गए मतलब बढ़े। समझ गए? ये नियम याद रखना है बस। एक क्यों होता है ये सब धीरे धीरे क्लियर होगा, तुरंत नहीं। अभी स्टेप बाय स्टेप बस यही फॉलो करो, माइनस प्लस में कभी गलती नहीं होगा, ठीक है। तो बोलो क्या लिखूं यहाँ? +2 की -2, -2 क्यों? क्योंकि घटे ना, प्लस से माइनस गए मतलब फॉल हुआ, फॉल ऑफ पोटेंशियल, मतलब इसको क्या बोले? घटना, घटे। और जब माइनस से प्लस जाएंगे तो बढ़े ऐसा बोलेंगे, तब वहां पे प्लस लगाएंगे। तो यहाँ क्या लिखा? VA, यहाँ -2, उसके बाद यहाँ का V = IR। बेटा वोल्टेज लिखना है, रेजिस्टेंस नहीं लिखना है। 2 तो रेजिस्टेंस है, हमको क्या लिखते जाना है? राइट वोल्टेजेस अलोंग द गिवन पाथ। सारे पाथ में जो जो वोल्टेज पड़ेंगे सबको लिखो। और कैसे लिखो? प्लस की माइनस, घटे तो माइनस, बढ़े तो प्लस। बता यहाँ से यहाँ क्या हुआ? अरे ये तो रेजिस्टेंस है, अगर यहाँ बैटरी होता तो उतने वोल्ट लिख देता था। रेजिस्टेंस का वोल्टेज कैसे लिखते हैं? V = IR। तो यहाँ का I कितना है? I है 2 एम्पियर और R है 2 ओम। तो कितना हुआ करंट? 4 वोल्ट, सॉरी वोल्टेज कितना हुआ? 4 वोल्ट। और 4 वोल्ट प्लस की माइनस, 1 मिनट प्लस से माइनस जा रहे हैं मतलब घटे, तो -4। बोलो क्लियर हुआ? ये -4 कहाँ से आया है? ये 2 × 2 हुआ है, ये 2 × 2, ठीक, क्लियर। चलो इसके बाद बताओ, इसके बाद नेक्स्ट कौन आया? 4 वोल्ट। तो क्या लिखूं? +4। हाँ आप सीख गए, +4 क्यों? क्योंकि बढ़े, समझ गए। उसके बाद -2, उसके बाद -6, उसके बाद जब खत्म हो गया = VB। VA से शुरू करें, घटे बढ़े जो भी = VB लास्ट में, ठीक है। तो देखो कितना आ रहा है, बताओ ये कितना हो रहा है? ये +4 -4 गया, -2 -2 -4 -4 -6 -10, तो VA -10 = VB। तो VA - VB कितना आया? 10 वोल्ट। अच्छा मतलब ये दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट है। क्लियर हुआ क्या बोल रहा? वो दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट, ठीक है। ये कैसे काम आता है बताऊं? ये वाला इधर देखो, जैसे इसमें ये वाले क्वेश्चन में बोलता कि इस पॉइंट का और इस पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस बताओ, तो हम लोग यहां से चलते
अब घटे बढ़े घटे बढ़े घटे बढ़े लिखते जाते, तो ये पॉइंट और ये पॉइंट आ जाता, समझ गए। कभी बोलता ये पॉइंट और ये पॉइंट का बताओ, कभी बोलता ये पॉइंट और ये पॉइंट का बताओ। तो किसी इस रास्ते से इस रास्ते से इस किसी भी रास्ते से जाओ, बस यहाँ से शुरू करो, घटे बढ़े लिखते जाओ और आ जाता है आंसर। तो किसी गिवन सर्किट में किसी भी दो पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस बता सकते हैं। इसका मतलब क्या पता है, इसका मतलब ये है कि अगर मार्केट से वोल्टमीटर खरीद के लाएंगे और वोल्टमीटर को यहाँ पे ऐसे रखेंगे ऐसे, तो वोल्टमीटर में कितना आएगा 10 वोल्ट, जबकि बीच में बहुत कुछ है, बैटरी रेजिस्टेंस सब कुछ, लेकिन टोटल कितना है सब मिला के पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट। क्लियर हुआ अच्छे से। तो किरचॉफ वोल्टेज लॉ वोल्टेज निकालने का ही काम आता है। वोल्टेज मतलब पोटेंशियल डिफरेंस किसी भी दो पॉइंट का। और कैसे निकालते हैं, बस ये पहले सभी साइंस को मार्क करेंगे, सब में साइंस मार्क करना है, दूसरे में क्या है, उसी पाथ में पोटेंशियल लिखते जाएंगे। और कैसे लिखते जाएंगे, घटे तो माइनस बढ़े तो प्लस, ठीक है। और एक पॉइंट से चलना शुरू करना है, फिर घटे बढ़े और आखिरी में जब लास्ट पॉइंट पहुंच गए इक्वल टू वीबी। अब एनसीईआरटी का पढ़ना एकदम बेकार लिखा है उसमें। इसी क्वेश्चन में VB माइनस VA बता सकते हैं क्या? इसी क्वेश्चन में यही वाले VB माइनस VA बता सकते हैं क्या? है ना भाई, VB से चलना शुरू करो, VB से चलो, इधर घटे बड़े लिखते जाओ, इक्वल टू VA लिख देना, तो VB माइनस VA आ जाएगा, ठीक है। और ऐसे भी तो बता सकते हैं, जब VA माइनस VB 10 है तो VB माइनस VA माइनस 10 होगा, वो तो ऐसे भी बता सकते हैं। पर क्या लिख के बता सकते हैं क्या? एक बार यहाँ से VB से चलेंगे तो VB, उसके बाद VB इधर जाना, इधर VB के बाद +6, क्योंकि अब तो बढ़े, VB से A की तरफ जा रहे हैं ना, तो क्या लिखूं बोलो, VB फिर +6, उसके बाद +2 IR, +2, उसके बाद -4, उसके बाद +4, उसके बाद +2 इक्वल टू VA, ठीक है, बस और कुछ नहीं। लेकिन करंट तो इधर आ रहा है, हम लोग तो इधर जा रहे हैं। अरे हम लोग कहीं भी जा सकते हैं, गिवन पाथ जो है वो करंट के डायरेक्शन में हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। उसके बाद ये एक ठोक बना दो बस, ये हो गया हम लोग का 60% करंट इलेक्ट्रिसिटी कंप्लीट। बाकी जो बचा है वो दिखने में बस ज़्यादा लगता है पर है नहीं, है ना। सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन, है ना, बैटरी का कॉम्बिनेशन, वो सिर्फ देखने में ज़्यादा लगता है, यही ज़्यादा होता है एक्चुअली।
ठीक है, इसमें VA माइनस VB बताना है, ये वाले क्वेश्चन। सबसे पहले क्या करना है, प्लस माइनस मार्क। तो बैटरी का प्लस माइनस तो बहुत इजी होता है, छोटा डंडी माइनस बड़ा डंडी प्लस, वो तो फिक्स हो गया। और रेजिस्टेंस का प्लस माइनस, करंट को देखो, करंट जिधर से घुसा वो प्लस, जिधर से निकला वो माइनस। अब VA माइनस VB बताना है, तो VA लिखो, उसके बाद देखो घटे बढ़े इक्वल टू VB। इसमें क्या दिक्कत है भाई, पॉसिबल मैग्नीट्यूड्स क्या क्या होंगे इसमें, इसको थोड़ा सा पुश करना है, तो यहीं से बता देता हूँ मैं, बहुत ईजी। कोई सभी को क्या, कोई से भी एक को पुश किए, ठीक है ना। तो ये इनिशियली वो तो इसमें अनस्ट्रेच, तो 1 इज स्लोली पुल डाउन, और डिस्टेंस x, 1 को इधर नीचे कर दिया, x डिस्टेंस है, ठीक। अब बताओ, अगर ये x डिस्टेंस पुश हो गया, ठीक है, तो इस पर आप सबका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। तो इस पर कौन कौन सा फोर्स लग रहा होगा, mg तो लग ही रहा है, ऊपर की तरफ टेंशन लग रहा है, नीचे से पुश आ रहा है kx का, k1x, ठीक है। अच्छा, अब इधर आ जाए, इसके फ्री बॉडी डायग्राम। इसमें कितना लग रहा है, ऊपर t, इसका mg, और इसमें नीचे पुल आ रहा है k2x का, ठीक है। तो नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ये वाला फोर्स माइनस ये वाला फोर्स इक्वल टू मास, ये वाला फोर्स माइनस ये वाला, दो इक्वेशन, दोनों में से टेंशन को गायब कर देना, एक्सेलरेशन आ जाएगा। समझा क्या बोला? इधर फोर्स लग रहा है, टी इधर लग रहा है, समझ गए? ये दोनों के बीच नॉर्मल रिएक्शन, ये वाला इस पे नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा है, ये वाला इस पे नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा है, ये mg और ये t और ये t, समझ गए? तो इस t को तोड़ेंगे, t cos थीटा t sin थीटा, t cos थीटा t sin थीटा, और इक्विलिब्रियम में है तो कहाँ गया वाला, इक्विलिब्रियम में है तो इधर वाला फोर्स इक्वल टू इधर वाला फोर्स, ऊपर वाला फोर्स इक्वल टू नीचे वाला फोर्स, दोनों में, ठीक है। करना आ जाएगा पक्का, बहुत इजी है। हाँ, आ गया ये वाले आंसर, आ गया क्या? हाँ, तो क्या करेंगे भाई, ए से चलना चालू करेंगे, प्लस माइनस मार्क हो गया, ए से चलना चालू किया, VA क्या लिखो बताओ, VA के बाद +2, उसके बाद +3, क्योंकि 1 एम्पियर है ना करंट, तो 1 × 3 3 +3, उसके बाद -4, उसके बाद +4, उसके बाद इक्वल टू VB, हो गया, ठीक है। तो कितना आ गया ये -4 ये गया, और 5, और VA माइनस VB आ गया कितना, -5। हाँ, क्या, जहाँ से करंट जा रहा है वहीं से स्टार्ट नहीं करना है, वही बताया उसको। गिवन पाथ जो है वो करंट स्टार्ट होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, VA माइनस VB पूछा तो A से स्टार्ट करना है, चाहे करंट के डायरेक्शन में हो चाहे करंट के अपोजिट हो, ठीक है। बढ़िया, ये सीख गए ना, तो हम लोग इतना किरचॉफ लॉ का इतना सारा रूल है, वो ऐसा करेंगे तो वैसा करेंगे, वैसा होगा तो ऐसा, बहुत सारा रूल, इतना सारा किरचॉफ सेकंड लॉ का, यही वाला कुछ नहीं भाई, यही है बस, ये आ गया तो हो गया, बस खत्म। नहीं, बोर्ड में आएगा तो मैं बताऊंगा कैसे लिखना है, इसको पहले सीख लेते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करें। और बोर्ड में क्या है ना, किरचॉफ लॉ लिखो तो आता ही नहीं, पहली बार क्वेश्चन ही आता है डायरेक्ट, समझ लो, उसको सॉल्व करने का ही आएगा। तो हम लोग सॉल्व करने के लिए यही स्टेप लिखेंगे और आंसर लाएंगे, तो सही आंसर। किरचॉफ लॉ क्या होता है ये तो भाई बहुत शायद ही बहुत कम चांसेस है, 1-2 नंबर का आता है तो आता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, पहले पोटेंशियल कैपेसिटेंस का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, उसके बाद इसमें आगे बढ़ेंगे।
क्वेश्चन